हेलो स्टूडेंट, क्लास 9 का क्वेश्चन पेपर है मैथ्स का मिड टर्म एग्जाम 24-25। तो इसका सोल्यूशन करेंगे हम, जो कि आपके मिड टर्म के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर जिनके अभी एग्ज़ाम नहीं हुए हैं तो इम्पॉर्टेंट है। इसका सेक्शन ए हमने डिटेल सोल्यूशन किया था, विद कंसेप्ट किया था, तो आप चेक ज़रूर करना। तो सेक्शन ए और सेक्शन बी हमने इसे प्रीवियस पार्ट में किया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, चेक ज़रूर कर लेना, समझ लेना उसे। बहुत सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे आपके। अभी हम इसका पार्ट 2 करेंगे। सेक्शन बी तक हो गया है सेक्शन। अभी हम इसका पार्ट 2 करेंगे, सेक्शन बी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसका पार्ट 2। एंड वीडियो को ज़रूर लाइक करना, शेयर करना। आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत हेल्पफुल वीडियो है, तो इम्पॉर्टेंट है। सारे ही क्वेश्चंस डिटेल सोल्यूशन है, कंसेप्ट के साथ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो अपने फ्रेंड्स को, और चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो इसके सेक्शन ए के ये सारे क्वेश्चंस हमने प्रीवियस पार्ट में किए हैं कंसेप्ट के साथ। प्लेलिस्ट को भी ज़रूर चेक करना। प्लेलिस्ट के अगर आप 4 से 5 क्वेश्चन पेपर अच्छी तरह से कर लोगे तो आपकी प्रिपरेशन अच्छी तरह से हो जाएगी, चाहे वो मिड टर्म की प्रिपरेशन कर रहे हो या फाइनल की। तो प्लेलिस्ट को ज़रूर चेक कर लेना, इम्पॉर्टेंट है। एंड इसके पार्ट 1 का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में, वो भी चेक कर लेना। चलिए इसके सेक्शन बी को स्टार्ट करते हैं। सेक्शन ए और बी हो चुका है, सेक्शन सी को स्टार्ट करते हैं। तो सेक्शन सी के भी, सेक्शन ए के ये सारे क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे पार्ट 1 में। बहुत ही डिटेल सोल्यूशन के साथ समझाया गया है, कंसेप्ट के साथ समझाया गया है। ज़रूर चेक करना। ये सिर्फ एक वीडियो नहीं है, एक क्वेश्चन पेपर नहीं है, कंसेप्ट है सारे ही चैप्टर्स का। तो हर एक क्वेश्चन के साथ कंसेप्ट भी समझाया गया है। तो चलिए अब हम इसका सेक्शन सी स्टार्ट कर लेते हैं। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो ये है इसका सेक्शन सी। सेक्शन सी के क्वेश्चंस को अब हम स्टार्ट करेंगे। तो देखिए सेक्शन सी का क्वेश्चन है ये। एनसीईआरटी में भी आपका क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है ये क्वेश्चन। ए बी सी डी के पैरेलल है, ई एफ सी डी के परपेंडिकुलर है, एंड जी ई डी आपका 126 है, और आपको ए जी ई एफ एफ जी ई ये एंगल्स निकालने हैं। तो अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सारे कंसेप्ट भी इसमें मैं समझा दूंगी, कौन कौन से फॉर्मूले लगाने हैं आपको। तो सबसे पहले तो यहाँ पे लाइन पैरेलल थी, तो पैरेलल लाइन की प्रॉपर्टी आपको आनी चाहिए। उसके बाद आपको ट्राइंगल की प्रॉपर्टी भी आनी चाहिए, है ना। तो ये, और लीनियर प्रॉपर्टी तो सबको आती ही होगी। तो सबसे पहले मैं अगर पैरेलल लाइन की बात करूँ, ये मैंने पहले भी समझाई है। पैरेलल लाइन में कोई भी दो लाइन अगर पैरेलल है, कोई भी दो लाइन अगर पैरेलल है, और कोई ट्रांसवर्सल लाइन अगर इसको काट के जा रही है, ठीक है, मान लो ये ट्रांसवर्सल लाइन है, एल एम एन एन ट्रांसवर्सल लाइन है। तो पैरेलल लाइन की पहली प्रॉपर्टी तो होती है कि इसके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। अब कॉरस्पॉन्डिंग एंगल कैसे बनते हैं, देखो ये दो पैरेलल लाइन है ना, एल और एम, एल एम के पैरेलल है। तो ये जो लाइन के ऊपर एंगल होगा और इस लाइन के भी ऊपर सेम तरफ, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल की जो डायरेक्शन होती है वो सेम होती है। यानी कि ये राइट पे अगर बन रहा है तो ये भी राइट पे, और ये लाइन के ऊपर है तो ये भी लाइन के ऊपर। तो अगर मैं इसको 1 2 3 4 5 6 7 8 बोलूँ, तो देखो 1 किसके इक्वल हो जाएगा कॉरस्पॉन्डिंग एंगल में, 1। अभी मैं कॉरस्पॉन्डिंग एंगल की बात कर रही हूँ। एंगल 1 तो एंगल 5 के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि लाइन के ऊपर सेम साइड। ऐसी 2 6 के बराबर होना चाहिए। 3 नीचे ना लाइन के, तो ये 7 के इक्वल हो जाएगा, और ऐसे 4 8 के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। ये तो थे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। अब इसमें एक और होते हैं, अगर लाइंस पैरेलल है तो अल्टरनेट इंटीरियर।
अल्टरनेट इंटीरियर, अल्टरनेट इंटीरियर भी होते हैं और एक्सटीरियर भी होते हैं। अल्टरनेट इंटीरियर जो होते हैं ना वो सेम डायरेक्शन में नहीं बनते, अगर एक इस साइड है तो एक इस साइड बनेगा, ठीक है। इसमें भी इंटीरियर है तो वो लाइन के अंदर बननी चाहिए, लाइन के अंदर। पहले लाइन ये है ना, पहले लाइन के अंदर, अंदर ये 4 है तो 4 के इधर वाला 6, 4 और 6 इंटीरियर है ना। ऐसे 3 के अल्टरनेट इंटीरियर कौन सा बनेगा, 5, ये क्रॉस में बनते हैं ऐसे करके, तो 3 के इक्वल 5 हो जाएगा। अब ऐसे ही अल्टरनेट एक्सटीरियर भी हो सकते हैं, अल्टरनेट एक्सटीरियर। तो अल्टरनेट एक्सटीरियर में लाइन के ऊपर ऊपर बनाने होते हैं, लाइन के ऊपर देखो 1 और 2 है ना, अब ये 1 इस लाइन के, ये लाइन के ऊपर है तो ये लाइन के इधर होगा, तो ये 1 7 के इक्वल हो जाएगा, 1 7 के है ना, और 2 8 के, ये लाइन के ऊपर है ना 2, तो ये लाइन के इधर वाली, लाइन के बाहर होनी चाहिए, 2 और 8 क्रॉस में होनी चाहिए और लाइन के बाहर होनी चाहिए, तो 2 8 के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो इनको हम कहेंगे अल्टरनेट एक्सटीरियर। तो अल्टरनेट इंटीरियर भी आपको समझ आ गया होगा, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल भी समझ आ गए होंगे, है ना। तो ये सब एक पैरेलल लाइन की प्रॉपर्टी होती है, आपको याद रखनी है। इसके अलावा लाइन की प्रॉपर्टी तो आपको आती है, एक लाइन में अगर 2 एंगल बने या 3 एंगल बने, एंगल 1 एंगल 2, तो इनका सम कितना होता है, 180 होता है। इसे जब 2 एंगल बनते हैं लाइन में तो लीनियर पेयर, अगर 3 एंगल बनेंगे एक लाइन में तब भी 180 होगा, बट वो लीनियर पेयर नहीं होता, ठीक है। ऐसी 2 क्रॉस लाइंस है, जब भी 2 लाइन क्रॉस करती है तो वर्टिकली अपोजिट, ये दोनों लाइन क्रॉस करें इंटरसेक्टिंग लाइंस, तो यहाँ पे इंटरसेक्टिंग में मैंने बताया लीनियर भी प्रॉपर्टी लगा सकते हो, लाइन में जुड़े हुए एंगल है तो लीनियर लगाना। अगर ऐसे क्रॉस में एंगल बन रहे हैं, जैसे मान लो 1 2 3 4, तो 1 3 के बराबर होता है और 2 4 के, इसको हम कहते हैं वर्टिकली अपोजिट। ये पैरेलल लाइन की प्रॉपर्टी नहीं है, हाँ लग सकती है पैरेलल लाइन में भी, क्योंकि वहाँ भी आपको मिल जाएंगे 1 3 2 4 है ना, क्रॉस में लाइन काट रही है ना, तो ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल, तो अलग से भी लगा सकते हो आप इसे। ऐसी ट्राइंगल की एंगल सम प्रॉपर्टी भी आपको आती होगी, कोई भी ट्राइंगल में तीनों एंगल्स का सम कितना होता है, 180, ये तो बहुत ही आसान होती है। ऐसी एक एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी होती है, मान लो ये ट्राइंगल है, इसके इस साइड से एक्सटीरियर भी एक एंगल बन रहा है, ये मान लो 1 2 3 है, तो ये 4 है, तो ये जो एक्सटीरियर एंगल 4 होगा ना, ये इसके साथ तो लीनियर बना रहा है 3 के साथ, बट ये 4 जो है 1 और 2 के सम के बराबर होगा। 3 के साथ तो लीनियर बना रहा है, 3 मत लो, 4 किसके बराबर होगा, 1 और 2 के सम के बराबर, ठीक है। तो ये हमारी एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी होती है कोई भी ट्राइंगल की। तो ये सारे आपको प्रॉपर्टीज़ लगानी आनी चाहिए, उससे आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। तो चलिए प्रॉपर्टी अगर समझ आ गई है तो हम इस क्वेश्चन को कर लेते हैं। तो क्वेश्चन में क्या बोला है, ए बी सी डी के पैरेलल है, ए बी सी डी के पैरेलल है, तो पैरेलल लाइन की प्रॉपर्टी लगा सकते हो। इसके अलावा जी ई डी आपको 126 और ई एफ सी डी के पैरेलल परपेंडिकुलर दी है, तो ई एफ सी डी लाइन के परपेंडिकुलर, यानी ई एफ है ना, ये ई एफ, तो ये 90 बना रही है इस लाइन के साथ, ई एफ लाइन, ये ई एफ लाइन है ना, ये ई एफ लाइन क्या कर रही है, ई एफ लाइन इस लाइन के साथ 90 बना रही है। और आपको जी ई डी कहाँ से शुरू हो रहा है, जी ई डी, ये पूरा कितना दिया है, 126, तो देखो ये पूरा 126 है और ये 90 है, तो ये छोटा वाला एंगल नहीं निकल सकता क्या, निकल सकता है ना। इसका नाम क्या है, जी ई एफ, ये तो इसी से निकल जाएगा, क्योंकि मेरे को पूरा जी ई डी भी पता है 126 है और ये 90 भी पता है, तो एंगल 1 इसको बोल दूँ 90 है, या जी ई डी बोल दो एफ ई डी है ना, और ये 126 है पूरा, तो ये छोटा वाला 2 एंगल मान लो इसको, या आप जी ई डी को लेके चलो, जी ई डी कितना दिया है, 126। अब ये जी ई डी के अंदर कितने एंगल आ रहे हैं, एक ये वाला आ रहा है और एक ये वाला आ रहा है, इसको मैंने 2 नाम दिया, इसको 1 दिया है, तो एक 1 है और एक 2 है, इक्वल टू कितना, 126। अब 1 तो मेरे को 90 दे रखा है, एंड 2 कितना है निकालना है हमको, 2 का नाम बाद में मैं लिख दूँगी, 126, तो 2 आ जाएगा 126 माइनस 90, ये 90 प्लस यहाँ आके माइनस हो जाएगा। अब इसे माइनस कर दो, 6 12 माइनस 9 कितना होगा, 3 36, तो एंगल 2 36 आ जाएगा। और एंगल 2 का ये है ना एंगल 2 छोटा सा, इसका नाम क्या है, जी ई एफ आपको निकालना था, तो जी ई एफ आ गया आपका कितना, 36 डिग्री, एक तो आ गया, ठीक है, एक आ गया है। अब आपको और क्या निकालना है, ए जी ई। अब देखो यहाँ पे आप पैरेलल लाइन की प्रॉपर्टी लगाओगे,
तो पैरेलल लाइन की प्रॉपर्टी में ए जी ई, ये कैसे निकलेगा, ए जी ई, देखो ये ए जी ई, ए जी ई, ये कौन सी ट्रांसवर्सल लाइन को लेके बन रहा है, ए जी ई, जी ई ट्रांसवर्सल लाइन को लेके चल रहा है ना। तो अभी मैंने आपको पैरेलल लाइन की प्रॉपर्टी बताई, ये ट्रांसवर्सल अगर इस पैरेलल लाइन के साथ कोई एंगल बनाती है, ये ट्रांसवर्सल है और ये पैरेलल है, ट्रांसवर्सल से लेके पैरेलल तक का एंगल होना चाहिए, ट्रांसवर्सल से पैरेलल तक का, तो इसी ट्रांसवर्सल से इस पैरेलल तक का ये वाला एंगल होता है अल्टरनेट इंटीरियर। तो ऐसी अगर मेरे को ए जी ई, ए जी ई, जी ई, जी ई ट्रांसवर्सल पे ना, तो ये ए जी पैरेलल के साथ जी ई, अब इसी जी ई को लेके पैरेलल लाइन लो ई डी या सी डी, है ना। तो जी ई डी, यानी ये जो ए जी ई है, जी ई डी, जी ई इसमें ट्रांसवर्सल लिया ना, और इसका पैरेलल, ट्रांसवर्सल से पैरेलल तक, ऐसे इस ट्रांसवर्सल से सेम ट्रांसवर्सल से इस पैरेलल तक, सिर्फ यहाँ तक नहीं, इस पूरे पैरेलल तक लेके आना है। तो ए जी ई, जी ई डी के क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो ए जी ई, जी ई डी के क्या हो जाएगा, इक्वल। कौन सा एंगल है ये, अल्टरनेट इंटीरियर, और लाइंस क्या थी, ए बी और सी डी पैरेलल थी, इसलिए हमने अल्टरनेट इंटीरियर है, नहीं अल्टरनेट इंटीरियर, तो इनको बराबर कर दिया। तो जी ई डी तो हमें क्वेश्चन में दिया ही था 126, तो एंगल ए जी ई बी आपका 126 आ गया। तो सेकेंड वाला भी हो गया। अब एक और निकालना है आपको, अब आपको एक और निकालना है एफ जी ई, एफ जी ई, देखो एफ जी ई, एफ जी ई भी देखो इसकी ट्रांसवर्सल लाइन भी यही है, तो ये अगर अल्टरनेट से निकालना चाहते हो तो भी निकल जाएगा। देखो ये एफ जी ई इस जी ई ट्रांसवर्सल पे है, ये इधर है, तो अल्टरनेट इधर वाला इक्वल होता है ना, तो या तो ये निकाल लो, या फिर आपको दिख रहा है ये इसके साथ लीनियर ही तो बना रहा है, जो आपने ए जी निकाल लिया ना 126, इसके साथ ये क्या बना रहा है, लीनियर बना रहा है। तो लीनियर लाइन की प्रॉपर्टी लगा दो, इस लाइन में दो एंगल है, तो इसमें एफ जी ई, एंगल एफ जी ई प्लस एफ जी ई के साथ लीनियर क्या बना रहा है, ए जी ई, है ना, ए जी ई कितना होता है लीनियर 180, और एफ जी ई तो आपको निकालना है, ए जी ई अभी आपने निकाला था अल्टरनेट करके 126, कितना निकाला था 126 इक्वल्स टू 180, तो आपका एफ जी ई भी आ जाएगा 180 माइनस 126, तो ये कितना आएगा 10 माइनस 6 4, 9 माइनस 2 74 आ जाएगा ना, 10 माइनस 6 और 7 माइनस 2 54 आएगा, 54 डिग्री। तो एफ जी ई आपका 54 डिग्री आएगा, और ए जी ई आपका 126 डिग्री आएगा, और ये जो था आपका ये 36 आएगा। तो ये तीन एंगल आपको निकालने थे, तो आपको प्रॉपर्टीज़ याद करनी है। ये वाला तो अल्टरनेट करके इसके अल्टरनेट के बराबर हो गया 126, ये वाला तो आपको 2 छोटा वाला कैसे निकलेगा, पूरे 126 में से 90 को माइनस करके, और ये वाला इसके साथ लीनियर बना रहा है, तो ये वाला निकल जाएगा। तो आई होप ये क्वेश्चन समझ आ गया, इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, इसमें सारी प्रॉपर्टी लग रही है, पैरेलल लाइंस की भी, अल्टरनेट इंटीरियर, लीनियर पेयर, जो प्रॉपर्टी अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको समझाई थी सारी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी मैंने बहुत बार कराया हुआ है, इसलिए कह रही हूँ प्लेलिस्ट सेक्शन को ज़रूर चेक कर लेना, डिटेल सोल्यूशन होंगे, विद कंसेप्ट होंगे, 3 से 4 क्वेश्चन पेपर्स आप प्लेलिस्ट में से ज़रूर करिए, सिर्फ देखना नहीं है, अपने आप कॉपी पेन लेके प्रैक्टिस भी करनी है उनकी, ठीक है। तो एंड इसका पार्ट 1 भी बहुत डिटेल्स में समझाया गया, उसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ, उसे ज़रूर चेक करना। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करो, लाइक भी करो। एक्सप्रेस 8.352525 इन पी बाई क्यू फॉर्म, तो देखो यहाँ पे 8.3 फिर 252525, पूरा 3 to 5 रिपीट नहीं हो रहा, 2525 रिपीट हो रहा है ना। तो इस टाइप के नंबर जो सेम नंबर रिपीट होना स्टार्ट हो जाते हैं उनको हम कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। देखो क्वेश्चन क्या है आपका, क्वेश्चन 27, 8.325 नहीं, जस्ट 25 रिपीट हो रहा है ना, 8.325, ध्यान से देखो कौन, सिर्फ 25 रिपीट हो रहा है, 3 तो एक ही बार है, फिर 25 रिपीट हो रहा है, तो यहाँ पे सिर्फ 25 रिपीट हो रहा है। अगर ये 3 to 5 पूरा रिपीट हो रहा होता तो पूरे पे ऐसे बार लगा सकते थे आप, अगर ये 3 to 5 ऐसे होता ना, अभी जो मैंने लिखा था 8.325 फिर 3 to 5 आ जाता,
फिर ऐसे 325 आ जाता। तो ये इस पूरे 325 पे आप बार लगा सकते थे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ध्यान रखो 3 रिपीट नहीं हुआ, 2525, तो आपको 3 पे बार नहीं लगाना, सिर्फ 25 पे बार लगाना है। तो जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, और ये किसी ना किसी रेशनल नंबर से निकल के आए, यानी रेशनल नंबर क्या होते हैं, PYQ फॉर्म, तो इनको ना PYQ फॉर्म में बदलना होता है। अगर ये क्वेश्चन ये वाला होता तो मैं ट्रिक से बता देती हूँ इसको कैसे सॉल्व करना। बट ये क्वेश्चन में ध्यान से देखो, पूरे जितना डेसिमल के बाद जो नंबर्स है उन सब पे बार नहीं है, सिर्फ इन लास्ट के 2 नंबर पे बार है। तो कैसे करेंगे देखो, तो अगर क्वेश्चन होता सिर्फ 8.325, इनमें बार नहीं लगाता और ना कोई रिपीटिशन होती, सिर्फ इतना पे खत्म हो जाता, कोई रिपीट डैश डैश नहीं होता, सिर्फ इतना होता, तब तो PYQ बहुत आसान हो जाता बनाना। कैसे बनाते हो आप इसको, अगर इस पे बार ना लगा हो, डैश डैश ना लगा हो, तो यानी कि ये तो इस इजीली PYQ फॉर्म में आ सकता था। कैसे आता, 1 2 3 के बाद डेसिमल है तो आप 1000 लिख देते, छोटी क्लासेस में करते थे ना, तब तो ये सिर्फ इसी से सॉल्व हो जाता। बट यहाँ पे देखो ये रिपीटिशन है, तो जब भी ऐसे नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग वाले क्वेश्चंस आते हैं, या तो पॉइंट के बाद सारे नंबर्स पे बार आता है, या पॉइंट के बाद सारे नंबर पे बार ना आके कुछ नंबर पे ही बार आता है, या तो कुछ ही नंबर रिपीट होते हैं, तो उस टाइप के क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे। तो यहाँ पे मेरा 2525 रिपीट हो रहा है, तो पहले मैं इसे x मान लूँगी, x बराबर 8.32525। अब यहाँ पे 2525 मान लो बहुत बार रिपीट हो रहा है, बट मुझे जो रिपीटेड नंबर है ना उसे सिर्फ 2 ही बार रिपीट करके दिखाना है, ज़्यादा बार नहीं करना। अगर जैसे ये होता तो मैं इसे कैसे कैसे रिपीट करती, 8.325 325 है ना, 325 को मैं 2 बार रिपीट कर देती। ऐसे मैंने 325 सिर्फ 25 रिपीट हो रहा है, तो 25 को ही रिपीट किया है, और कितनी बार रिपीट किया है, 2 बार। तो सबसे पहले इसको लेट करके ये मान लेना होता है और डैश डैश लगा देना होता है। इसका मतलब ये कैसा नंबर है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर है, ये डेसिमल के बाद खत्म नहीं हो रहा। अगर डेसिमल का डैश डैश नहीं है तो अब तो ये कैसा है, ये टर्मिनेटिंग है। ये कैसा होता है, ये तो टर्मिनेटिंग होता है। टर्मिनेटिंग में तो सिंपल हम PYQ फॉर्म ऐसे बना देते हैं, बट इसको बनाने के लिए हमें ये प्रॉपर स्टेप करने होते हैं। बाकी इसकी शॉर्ट ट्रिक भी बता दूंगी, इसकी भी और इसकी भी, कैसे इनको निकाला जाता है, ताकि आप अपना आंसर भी मैच कर सको। तो यहाँ पे x दिया 8.32525। अब यहाँ पे देखो कितने नंबर रिपीट हुए, 2 ही तो नंबर रिपीट हुए। तो अगर 2 नंबर रिपीट हुए, जितने नंबर रिपीट होंगे उसके हिसाब से हम 10 100 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे 2 ही नंबर रिपीट हुए ना, 2 डिजिट रिपीट हुए, तो हम 100 से दोनों पे मल्टीप्लाई करेंगे, इधर भी और इधर भी। तो इधर करो 8.32525, इसको डैश डैश इंटू 100, ठीक है, समझ आया। ये फर्स्ट इक्वेशन है। अब इसको मल्टीप्लाई करके जो आएगी वो सेकंड इक्वेशन होगी। तो यहाँ मैंने 100 से मल्टीप्लाई क्यों किया, क्योंकि 2 ही नंबर पे बार लगा है। अगर तीनों पे लगा होता तो 1000 से मल्टीप्लाई करना था, ठीक है। अगर तीनों पे बार लगा होता तो 1000 से करते दोनों तरफ। अभी 2 पे ही बार है क्वेश्चन पे, तो 100 से कर दिया दोनों तरफ मल्टीप्लाई। ओके, अब यहाँ पे 100 x इक्वल्स टू, देखो 8.32525 को 100 से पहले मल्टीप्लाई करो, पॉइंट पहले मत लगाओ, पहले मल्टीप्लाई करो, 83225 डैश डैश डैश। अब देखो 100 है तो 2 जीरो भी लगाऊंगी, फिर डैश डैश डैश। अब देखो 2 जीरो पहले मल्टीप्लाई में, डेसिमल वाले मल्टीप्लाई जब भी करते हैं पहले मल्टीप्लाई कर दिया करो, यानी 2 जीरो है तो 2 जीरो लगा दी। अब डेसिमल काउंट कर लो कितने के बाद है, 1 2 3 4 5, 5 के बाद है ना, तो 5 के बाद लगाओ। अब यहाँ से 5 के बाद लगाना, 1 2 3 4 5, यानी यहाँ पे डेसिमल आ जाएगा, ठीक है। तो ये आ गया 832.525, ये जीरो लिखना है तो लिखो, वरना हटा भी सकते हो। तो ये आ गया आपका 100x, ये आ गई आपकी सेकेंड इक्वेशन, ठीक है। यहाँ तक समझ आ गया सारे बच्चों को। यहाँ 100 से क्यों मल्टीप्लाई किया दोनों तरफ, क्योंकि यहाँ पे 2 नंबर्स पे बाहर है। अगर तीनों पे होता अगर, तो यहाँ पे 1000 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करते हैं, और पहले मल्टीप्लाई करना चाहिए, बाद में डेसिमल जितने के बाद होता है ना काउंट करके लगाना चाहिए। अब आपको क्या करना है, इस सेकेंड में से फर्स्ट को माइनस करना है। इक्वेशन सेकेंड में से फर्स्ट को क्या करना है, माइनस करना है। तो इसमें से इसको माइनस करो, ये तो आसानी से माइनस हो जाएगा। 100 में से 1 माइनस करो, 99x। और फिर इसमें से इसको माइनस ध्यान से करने के लिए हमें साइड में यहाँ पे कर लेना है। तो ये देखो साइड में मल्टीप्लाई कर देती हूँ, ये कितना है 832, 8 इसमें से इसको करना है ना, तो पहले तो ये लिखोगे 832.525। मैंने कहा ये जीरो लिखनी है तो लिखो, वरना हटा भी सकते हो। अब इसका ये फर्स्ट वाले का डेसिमल के नीचे डेसिमल लगा दिया, डेसिमल से पहले 8 है और डेसिमल के बाद 32525 है, 32525। मैंने क्या कहा, ये जीरो वाली लाइन हटा दो आप, जो एक्स्ट्रा जीरो है ऊपर उनको हटा दो। अब इसे माइनस कर दो, 5 - 5 जीरो, 2 - 2 जीरो, 5 - 3, फिर ये माइनस करो
12 माइनस 8 कितना होता है? 4, 2 है ना, इतना ही आएगा। हम्म 8 2 4 2 पॉइंट यहाँ पे आ गया, डबल पॉइंट या जीरो लिखना है तो लिखो, नहीं तो ऐसे ही छोड़ दो। ये आ गया, ठीक है। अब 99x इसके बराबर आ गया। अब x निकालना है आपको, तो 824.2 को 99 से क्या करो, डिवाइड। और ये एक के बाद डेसिमल है ना, एक नंबर के बाद अगर डेसिमल है तो इसको हटा के नीचे एक जीरो भेज देते। एक नंबर के बाद डेसिमल है अगर, तो एक जीरो नीचे आ जाती है। अब इसे आप चाहो तो कैंसिल कर दो, 8242/990 को, तो आंसर आपका आ जाएगा। 3 से कैंसिल हो जाएगा शायद, 3 3 जा 3 2 जा 6, बचा कितना, 2 3 7 जा 21, 2 बचा, 3 7 जा 21, फिर 1 बचा, 3 4 जा 12। नहीं 3 से नहीं होगा कैंसिल, 2 से हो जाएगा ये, 3 से नहीं होगा, 10 84, हाँ 3 से नहीं होगा। तो ये आंसर आएगा आपका, या तो यहीं पे छोड़ देना इस क्वेश्चन को 824/990, या फिर 2 से आप कैंसिल कर देना इसको। 2 4 जा 8, 2 9 जा 18, 2 4 जा 8, 2 9 जा 18, 2 1 जा 10, और ये अगर 2 4 जा 2 1 जा 2 2 जा 2 1 जा, आंसर आएगा 4121/44495। या तो ये आएगा, या फिर आप ऐसे ही छोड़ देना इसको, तो ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ट्रिक बताती हूँ, ट्रिक से कैसे करोगे इस क्वेश्चन को। ये तो था पूरा डिटेल सोल्यूशन, क्योंकि ये सेक्शन सी है तो आपको डिटेल करके दिखाना पड़ता है, बट अगर ट्रिक लगानी हो इस क्वेश्चन पे तो कैसे करोगे। मतलब अगर मैं लास्ट में आंसर निकाल चुकी हूँ, मुझे अपना आंसर भी चेक करना हो कि ठीक आया कि नहीं आया, तो ट्रिक क्या है इसमें। तो ट्रिक है कि अगर ये क्वेश्चन सिर्फ इतना होता, पूरे नंबर्स जितने डेसिमल के बाद नंबर होता उस पूरे पे बार होता, ट्रिक बता रही हूँ, ठीक है। अगर ये एक नंबर में क्वेश्चन आ जाए तो आप कैसे करोगे। तो अगर ये डेसिमल के बाद जितने नंबर है उतने सब पे बार होता, तब तो ट्रिक होती है कि जितने नंबर पे बार है डेसिमल हटा दो, और जितने नंबर पे बार है 1 2 3, तो 3 बार 9 लिख दो, ये आंसर हो जाता, ठीक है। जैसे ये 4.32 है, उस पूरे डेसिमल के बाद जितने नंबर है उस सब पे बार है, तो यानी कि 432 लिख दो पहले, और 2 नंबर पे बार है तो 99, ठीक है। ये तो ट्रिक पहली वाली हो गई। दूसरी ट्रिक क्या है कि अगर मेरे पास सारे नंबर्स पे बार नहीं है, सिर्फ इन दो डेसिमल के बाद जितने नंबर है ना उन सब पे ना होगे, कुछ किसी नंबर्स पे बार है, तो फिर ट्रिक से कैसे करोगे। तब आप 8325 को लिखो, ठीक है, और फिर उसमें 2 9 से, यहाँ 2 पे बार है ना, 2 9 से क्या कर दो, एट 3 2 5 में 8 2 4 तो डाला ना, 3 से 83 से माइनस करूँगी, हाँ ये ट्रिक है। पहले तो 8325 लिखो, और जितने नंबर पे बार है उतना 99 लगा दो, और फिर ये जो एक्स्ट्रा नंबर बचे हैं ना, एक्स्ट्रा नंबर उनको माइनस करना है इसमें से 83 को, यानी पहले पूरा लिखो और 2 नंबर पे बार है तो 99 लगाओ, और फिर ये जो एक्स्ट्रा नंबर बचे उन्हें माइनस कर दो, तो ये 8242 आ जाएगा। और उसके बाद लास्ट में एक और करना है, 2 नंबर पे बार है बट डेसिमल तो 3 के बाद था ना, डेसिमल तो 3 के बाद था, तो इसको भी 3 डिजिट बनाने के लिए एक 0 लगा दो। तो ये ट्रिक है इसकी, समझ आ गई ट्रिक। जैसे मान लो कोई भी नंबर होता 4.275, इस पर सिर्फ 75 पे बार होता, तो कैसे करते, 2 पे नहीं होता, यानी डेसिमल के बाद जितने नंबर हैं उन सब पे बार नहीं है। अगर सब पे बार होता है तो ये वाली ट्रिक है, जितने पे बार है उतनी 99 आ जाते हैं, कुछ माइनस नहीं करते। बट अगर 3 नंबर है डेसिमल के बाद बट बार 2 पे ही है, तो पहले तो 4275 लिखो, उसमें 2 9 लगाओ, 3 डेसिमल है तो एक 0 भी लगाओ ताकि 3 डिजिट बन जाए, और ये जो एक्स्ट्रा नंबर बचेंगे उसको माइनस भी करो। समझ आया। तो ये ट्रिक होती है, तो ट्रिक से भी आप करके देख लेना। 1 नंबर का क्वेश्चन तो ट्रिक से ही करना, अगर 3 नंबर का है तो फिर आपको पूरा प्रॉपर स्टेप करने पड़ेंगे जो मैंने अभी बताया आपको, और फिर लेकिन आंसर को ट्रिक से निकाल के भी देख लेना ताकि आप अपना आंसर मैच कर सकें। तो चलिए, क्वेश्चन समझ आ गया होगा आपको ये पूरा। अब आगे का क्वेश्चन करते हैं।
अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 28। तो क्वेश्चन 28 में क्या है, द टू साइड ऑफ ट्राइंगल आर 10, 18 एंड पैरीमीटर दिया 42 सेंटीमीटर, और आपको बोला है फाइंड करो एरिया ऑफ ट्राइंगल, और फिर आपको बोला है फाइंड द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग द ट्राइंगल इफ द कॉस्ट ऑफ वायर 70 पर सेंटीमीटर। तो यहाँ पे ट्राइंगल की साइड दी है, पैरीमीटर दिया है और एरिया निकालना है। तो याद आया कुछ क्लास चैप्टर 12, हीरोन फॉर्मूला लगाना है आपको। जब भी आपको ट्राइंगल में साइड दी हो, पैरीमीटर दिया हो और एरिया निकालने हो, तो आपको हीरोन फॉर्मूला यूज़ करना होता है। तो देखो क्वेश्चन में क्या बोला है, एक ट्राइंगल है, ट्राइंगल की दो साइड दी है और पैरीमीटर दिया है। तो ट्राइंगल बना लिया मैंने, ट्राइंगल की दो साइड दी है, तीसरी साइड नहीं दी है, बट पैरीमीटर तो दे रखा है, तो तीसरी साइड पैरीमीटर की हेल्प से निकल जाती है। तो छोटी क्लासेस में भी आपने किया होगा। पैरीमीटर कितना दिया है 42। पैरीमीटर होता किससे निकल के आता है, इन तीनों साइडों का टोटल करके, बाउंड्रीज का टोटल करके ही तो पैरीमीटर आता है ना। तो तीनों साइड को मैंने ABC मान लिया, इनका टोटल किया, कितना टोटल आपको गिवन है क्वेश्चन में 42, और ये दो साइड भी गिवन है 10 और 18 है ना। तीसरी निकल जाएगी, ये निकालनी है अगर, तो इन दोनों को प्लस को वहाँ ले जाके माइनस कर दो, तो ये 14 सेंटीमीटर आपकी थर्ड साइड आ जाएगी। थर्ड साइड आ गई। अब हीरोन फॉर्मूला में अगर मेरे को जब भी ट्राइंगल की साइड दी और एरिया निकालना हो, तो हमें हीरोन फॉर्मूला लगाना होता है। देखो मैंने पहले भी बताया हुआ है, अगर ट्राइंगल के बेस और हाइट दी है, जैसे राइट एंगल ट्राइंगल है, तो उसमें तो ये परपेंडिकुलर और ये बेस, यानी ये परपेंडिकुलर को हम हाइट भी कह सकते हैं, ठीक है। तो हाइट और बेस राइट एंगल ट्राइंगल में तो आप ये वाला फॉर्मूला लगा दिया करो, एरिया के हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अगर इक्विलेटरल ट्राइंगल यानी ए तीनों साइड दी सेम है, तो इक्विलेटरल में आप एरिया के लिए √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर, साइड तो ए है ना, तो ए का स्क्वायर। ये हमारे अगर ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल है या इक्विलेटरल है, तब तो ये वाले फॉर्मूले लगाने हैं। बट अगर साइड दी है, सिर्फ तीनों साइड दी है, ना तो राइट एंगल है ना इक्विलेटरल है, तब हमको हीरोन फॉर्मूला लगाना होता है। तो हमें इसके लिए तीनों साइडें पता होनी चाहिए, दो पता है, तीसरी निकाल ली हमने पैरीमीटर की हेल्प से। अब हीरोन फॉर्मूला का पहला स्टेप याद रखो, पहले सेमी पैरीमीटर निकालते हैं, इसे कहते हैं हम सेमी पैरीमीटर। सेमी मतलब समझ गए, पैरीमीटर का आधा, नाम से ही पता चल रहा है सेमी पैरीमीटर, पैरीमीटर का आधा। तो पैरीमीटर का आधा, तो पैरीमीटर तो ऑलरेडी दे रखा है 42/2। अगर नहीं दिया होता तो पहले तीनों को प्लस करो, फिर 2 से डिवाइड करो, ठीक है। तो सेमी पैरीमीटर मेरा 21 आ गया, कार्टून में तो कैंसिल करा, तो 21 आ गया। अब ये सेंटीमीटर या मीटर, जो भी आपको डायमेंशन होती है, सेंटीमीटर में आएगा। तो पैरीमीटर तो सेंटीमीटर या मीटर में आएगा। उसके बाद हम एरिया का फॉर्मूला लगाते हैं। अब हीरोन फॉर्मूला में एरिया का फॉर्मूला होता है रूट बनाओ, S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C। तो ये इंपॉर्टेंट होता है, एक ना एक क्वेश्चन तो ज़रूर आता है हीरोन फॉर्मूले से, आपको अच्छी तरह से आना चाहिए। आगे देखो, आगे आपका फिर वैल्यूज रख दो। S की वैल्यू 21 है, फिर S फिर से 21, उसमें से पहली साइड माइनस करो। पहली साइड कितनी दी हुई थी, 10 दी थी, दूसरी 18 दी थी। पहली 10 थी, फिर 18 थी, और तीसरी हमने निकाली थी 14 आई थी। तो पहले 21 में से 10 को माइनस करो, फिर S में से B यानी सेकंड को माइनस करो, फिर S में से थर्ड को माइनस करो, थर्ड साइड को। तो पहले ये 21, फिर इसको इससे माइनस किया, कितना है 21 माइनस 10 11 होता है। 21 माइनस 18 कितना होता है 3 होता है ना, माइनस करना तो आता ही होगा। उसका 21 माइनस 14 7 होता है। अब ये सब में बीच में कुछ नहीं है, यानी मल्टीप्लाई हो रही है, पहले माइनस करने हैं फिर मल्टीप्लाई हो जाएंगे ये सारे। अब रूट में मल्टीप्लाई करने का मतलब ये मल्टीप्लाई करने लग जाओगे, फिर स्क्वायर रूट निकालने लग जाओगे, तो फिर तो बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो हम क्या करते हैं, रूट के अंदर जो भी नंबर होते हैं ना, उनको ईजिली सॉल्व करना है अगर, तो हम इन सब के प्राइम फैक्टर कर लेते हैं। तो पहले 21 का प्राइम फैक्टर करो। 21 के प्राइम फैक्टर क्या होते हैं, ये तो आते होंगे ना प्राइम फैक्टर। 21 प्राइम नंबर से स्टार्ट करो, 2 3 7 जा, फिर 7 1 जा, हमेशा प्राइम नंबर से स्टार्ट करना चाहिए इनको। तो ये 3 और 7 21 3 7 आ गया है ना इसमें। उसके बाद 11 का प्राइम फैक्टर, तो ऑलरेडी 11 अपने आप प्राइम फैक्टर होता है, तो 11 प्राइम नंबर है ना, तो आप ऐसे ही रहेगा। 3 भी प्राइम नंबर है, 7 भी प्राइम नंबर है। तो जिनके प्राइम फैक्टर हो सकते हैं उनको साइड में करके देख लेना, और सारे प्राइम फैक्टर यहाँ लिख देने हैं। अब देखो स्क्वायर रूट का रूल क्या होता है, जब भी दो नंबर रूट के अंदर होते हैं ना, सेम नंबर 7 7 दोनों पे रूट है ना, अंदर है रूट के, तो ये 2 बार है ना, तो अगर ये 2 बार है तो ये रूट से बाहर निकल जाते हैं। ये 2 बार है तो एक ही बार बाहर निकलेंगे। अगर 4 बार होंगे सेम नंबर, तो
2 बार बाहर निकलेगा, यानी जितने हैं उसके आधे बाहर निकल जाते। तो पेयर में से 7 का पेयर है तो एक 7 बाहर, अगर दूसरा भी 7 का पेयर होता तो उसमें से भी एक 7 बाहर। अब देखो यहाँ दूसरा 3 का पेयर है तो 3 का एक पेयर है तो एक 3 बाहर, 3 के 2 पेयर होते तो 2 3 बाहर हो जाते। 11 तो पेयर में नहीं है ना, ये तो सिंगल है, सिंगल है तो ये रूट के अंदर ही रहेगा। जो सिंगल है वो तो रूट के अंदर ही रहेंगे, और जो पेयर में है वो बाहर निकलते जाएंगे। तो इन दो में से एक निकलेगा, अगर 4 होते तो 2 निकल जाते। ऐसे 3 का एक का पेयर है तो एक 3 बाहर निकलेगा, इसका पेयर नहीं है तो ये ऐसे रहेगा। तो ये 721 √11 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया है, तो सेंटीमीटर स्क्वायर ये इसका एरिया आया। अभी क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ है, क्वेश्चन को आगे देखो क्या बोला है। क्वेश्चन में बोला है कि एरिया निकालो, ये तो हमने निकाल दिया। अब निकालना है कॉस्ट ऑफ फेंसिंग द ट्राइंगल। अब फेंसिंग कॉस्ट निकालनी है। फेंसिंग का मतलब समझते हो, फेंसिंग का मतलब फेंसिंग बाड़ लगानी है, बाउंड्रीज पे लगती है ना। फेंसिंग तो कहाँ होती है, बाउंड्रीज पे होती है। तो हमें इसका पेरीमीटर, जो भी इसका पेरीमीटर है उसको उसकी कॉस्ट से मल्टीप्लाई करना है। हाँ, अगर फेंसिंग की जगह होता लेवलिंग करनी है, अगर ये कोई फील्ड होता और इसकी लेवलिंग करनी होती तब तो हम लेवलिंग अंदर करते ना, सरफेस पे करते। लेवलिंग करनी है, टाइलिंग करनी है तो हम इसके एरिया को मल्टीप्लाई करते हैं कॉस्ट से। लेकिन अगर फेंसिंग करनी है तो फेंसिंग में तो जस्ट बाउंड्री यूज़ हो रही है ना, तो बाउंड्री के लिए तो हमें जस्ट पेरीमीटर चाहिए होगा और फिर कॉस्ट निकाल लेंगे। तो फेंसिंग करने की कॉस्ट दे रखी है 70 पर सेंटीमीटर, और मुझको फेंसिंग की टोटल कॉस्ट निकालनी। तो फेंसिंग के लिए मुझे क्या चाहिए, एरिया नहीं चाहिए, मुझे पेरीमीटर चाहिए। पेरीमीटर ऑलरेडी दे रखा था 42, तो 42 को मैं 70 से क्या करूँगी, मल्टीप्लाई करूँगी। तो एरिया तो निकालना था। हाँ, अगर लेवलिंग कॉस्ट आती, टाइलिंग कॉस्ट आती तब आप एरिया से 70 को मल्टीप्लाई करते, बट यहाँ पे हमको लेवलिंग टाइलिंग वगैरह नहीं करनी है, हमको फेंसिंग करनी है। फेंसिंग बाउंड्री पे होती है ना, टेपिंग करनी है, फेंसिंग करनी है ना, तो उस पर बाउंड्री चाहिए होती है। तो बाउंड्री का मतलब पेरीमीटर करना है। तो कॉस्ट ऑफ फेंसिंग पर स्क्वायर मीटर पर सेंटीमीटर की कितनी, देखो ना यहाँ से दिख भी रहा है मेरे को, पर सेंटीमीटर है, यानी कि सेंटीमीटर का मतलब एरिया से तो नहीं करूँगी। सेंटीमीटर में क्या आता है, पेरीमीटर आता है। तो 1 सेंटीमीटर की 70 है, तो जितनी भी सेंटीमीटर आया, कॉस्ट ऑफ फेंसिंग कितने सेंटीमीटर की निकालनी है, 42 सेंटीमीटर है ना पेरीमीटर, तो उसकी निकालनी है मेरे को। तो 70 को 42 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई 3540, 7 2 जो 14, 1 7 4, हाँ इतनी कॉस्ट आ जाएगी 3540, ये इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन 29। क्वेश्चन 29 देखेंगे। इफ x इक्वल्स टू 1 + √2, आपको फाइंड करना है x - 1/x की पावर 3। तो इस टाइप के क्वेश्चन मैंने पहले भी कराए हुए हैं आपको, कि जब भी x दिया हो और आपको x - 1/x निकालना हो, x + 1/x निकालना हो, तो कैसे निकालते हैं। जिन बच्चों को ने पुरानी वीडियोस देखी है, प्रीवियस वीडियोस देखी है, उन्हें अच्छी तरह से आता होगा कि हम x - 1/x या x + 1/x को कैसे निकालते हैं। तो एक क्वेश्चन तो सिंपल सा ऐसे भी पेपर में आ जाता है कि x दिया होगा और आपको x + 1/x निकालना है या फिर x - 1/x निकालना है। पहले ये वाले
समझ लेते हैं, उसके बाद हम अपना जो हमारा क्वेश्चन है उस पर उसको कर ही लेंगे। तो जब भी आपको एक्स दिया और आपको ये निकालने हो तो कैसे निकालोगे, पहले एक्स है ना, एक्स दिया है आपको तो आप 1/x निकाल लो। अगर एक्स का उल्टा ही तो 1/x होता है। एक्स क्या होता है, एक्स के नीचे कुछ नहीं है, यानी 1 है, तो इसका उल्टा करूँगी तो 1/x। अब इसका उल्टा किया है तो इधर का भी उल्टा करो, तो इसके नीचे भी 1 है तो इसको रेसिप्रोकल करोगे तो 1 ऊपर आ जाएगा और ये पूरा जो है नीचे आ जाएगा। और आपको पता होगा जब भी नीचे ना रूट में आ जाए तो उसको क्या करते हैं, इसके कॉन्जुगेट से। अब कॉन्जुगेट क्या होता है, अगर क्वेश्चन 1 नंबर का है इसका कॉन्जुगेट बताओ, इसका क्या बताओ, कॉन्जुगेट बताओ 1+√2 का। तो कॉन्जुगेट का मतलब होता है जो इन दो नंबर्स के बीच में साइन है ना उसको बदल दो। तो ये प्लस का साइन है तो यहाँ पे माइनस का साइन आ जाता है। समझ आया, 1 और √2 में पहले प्लस का साइन है ना तो माइनस, तो इसका इस नंबर का कॉन्जुगेट क्या है 1 - √2। तो एक नंबर में तो कॉन्जुगेट पूछेंगे तो उसको याद रखना। तो जब भी आपको x दिया हो तो पहले आप 1/x निकालो, कैसे निकलेगा, इसका भी रेसिप्रोकल करो, इसका भी, इसका रेसिप्रोकल मतलब 1/x और इसका रेसिप्रोकल मतलब 1 नीचे है ना तो 1 ऊपर आ गया और ये पूरा नीचे। अब ये जब भी रूट नीचे आ जाते हैं तो रेशनलाइज करते हैं। रेशनलाइज किससे करना चाहिए, इसके कॉन्जुगेट से। तो यहाँ अगर प्लस है तो इसका कॉन्जुगेट क्या होगा 1 - √2, उससे ऊपर और नीचे क्या करते हैं मल्टीप्लाई। अगर यहाँ माइनस होता तो इसका कॉन्जुगेट में यहाँ प्लस आ जाता है। समझ आया, अभी तो प्लस है तो इसलिए माइनस आएगा। तो जो भी होता है नीचे साइन प्लस, अगर प्लस है तो माइनस से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करो, अगर माइनस होता है तो प्लस से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, इससे क्या होता है नीचे वाला हमेशा फॉर्मूला बन जाता है a+b a - b, a+b a - b। इसकी आइडेंटिटी मैंने बता रखी है, a² - b²। a क्या है 1 का स्क्वायर, b क्या है √2 का स्क्वायर। तो ये आइडेंटिटी लग जाएगी इसमें, और ऊपर ये 1 से ऐसी मल्टीप्लाई होगा तो डायरेक्ट यही आ जाएगा। तो जब भी आपको दिखे नीचे रूट में प्लस माइनस है तो रैशनलाइज करना चाहिए इस तरीके से। ठीक है, अब ये 1 - √2, 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, 1 को 2 बार खोलो, 1 को 2 बार का मतलब 1 2 जा मत कर देना, गलत हो जाएगा। 1 को 1 से मल्टीप्लाई 1 होता है, तो 1 का स्क्वायर मतलब 1 होता है। और √2 का स्क्वायर मतलब जब दो नंबर सेम नंबर 2 बार हो, रूट में सेम नंबर 2 बार हो तो उसमें से रूट हट जाएगा, तो √2 2 आ जाएगा मल्टीप्लाई में। लेकिन अगर आप √2 को प्लस करोगे तो फिर मैंने प्लस में रूल बताया कि इसके आगे वाले नंबर प्लस होंगे। सिर्फ ये 1 है, ये 1 है तो ये 2, सिर्फ ये वाले प्लस होंगे, ये √2 एक ही बार लिखेंगे। प्लस √2 प्लस करना है तो 2 √2 आएगा, बट मल्टीप्लाई करना है तो सेम रूट अगर 2 बार है तो उसमें से रूट हट जाएगा। ठीक है, तो √2 स्क्वायर है तो 2 आ जाएगा, √2 पे स्क्वायर है तो ये सिंगल मतलब ये रूट से बाहर आ जाता है। तो ये आ गया 1 - √2, और 1 - 2 कैसे करते हैं, प्लस माइनस माइनस साइन बड़े का, प्लस माइनस माइनस ऐसे बोला करो, प्लस माइनस माइनस साइन बड़े नंबर का। तो यहाँ नंबर 2 बड़ा है तो इसमें माइनस का साइन है, इंटीजर्स के प्रॉपर रूल लगाने होते हैं। नीचे का माइनस ऊपर शिफ्ट कर दो, ये नीचे डिनोमिनेटर पे कभी माइनस नहीं छोड़ना चाहिए, जैसे डिनोमिनेटर पे कभी रूट नहीं छोड़ना चाहिए, रेशनलाइज कर देना चाहिए, वैसे माइनस नहीं छोड़ना चाहिए डिनोमिनेटर पे। तो ये माइनस को अगर मैं ऊपर शिफ्ट करूँगी तो ये माइनस इस पूरे के बाहर है तो ये तो माइनस में हो जाएगा, और ये √2 वाला अब प्लस में हो जाएगा। क्यों, क्योंकि माइनस से ऊपर मल्टीप्लाई किया ना, तो माइनस से अगर मल्टीप्लाई कर रहे तो साइन चेंज होंगे, ये प्लस का हो जाएगा और ये माइनस का हो जाएगा। नीचे 1 लिखो या मत लिखो, है ना। तो ये मेरा 1/x आ गया। तो पहले x निकालना, x तो दिया ही हुआ था, जब भी ऐसे क्वेश्चन आएंगे x दिया होगा और ये निकालने होंगे तो आपको x से पहले 1/x निकालना है। 1/x रेशनलाइज करके निकलता है, तो रेशनलाइज करना समझ आ गया होगा। नीचे इस टाइप के क्वेश्चन में हमेशा ज़्यादातर बार 1 ही बचता है, ज़्यादातर बार। तो ठीक है, तो ये मेरा 1/x आ गया। अब आगे देखो क्या करना है। अब देखो जब भी आपको x दिया हो तो आपने पहले 1/x निकाला। अब मेरे को क्या करना है, x और 1/x को प्लस करना है। पहले मैं ये वाला सिखा रही हूँ, x को 1/x के साथ कैसे प्लस करते हैं। तो मेरा x कितना था, x क्वेश्चन में था मेरा 1 + √2। कितना था, x कितना था 1 + √2, और 1/x मैंने निकाला, x तो 1 + √2 है, और 1/x अभी निकाला था ना, कितना आया था, ये आया था आपका √2 - 1। तो √2 - 1। अब इसे प्लस करने का था, इसके साइन तो चेंज नहीं होंगे। अब देखो ये √2 से √2 कट, नहीं √2 नहीं कटेगा, सॉरी √2 नहीं कटेगा, √2 तो दोनों में साइन सेम, 1 और 1 कट जाएगा, 1 प्लस का और माइनस का। √2 जुड़ेगा, जुड़ने का मतलब मैंने सिखाया था ना अभी, इसके आगे वाले नंबर जुड़ेंगे, 1 और 1 2 और √2।
तो ये आंसर आ जाएगा। अगर ये इतना निकालना होता तब तो ये आंसर होता, बट आपको क्वेश्चन में x माइनस 1/x की पावर निकालनी है। पहले x माइनस 1/x भी सिखा देती हूँ। अब x आपका कितना आया 1, x आपको गिवन था 1 + √2, 1/x कितना आया √2 - 1। अब क्योंकि बाहर माइनस है तो माइनस से इस पूरे से मल्टीप्लाई होगा तो ये माइनस हो जाएगा, इस पूरे से होगा ना, तो ये तो माइनस हो जाएगा और ये माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा। तो ये √2 से अब √2 कटेगा क्योंकि एक प्लस और एक माइनस है, तो ये 1 1 2 आ जाएगा। अब ये मैंने निकाल लिया। अब लेकिन क्वेश्चन मेरा जो है ना, मुझे x माइनस 1/x की पावर 3 निकालनी है। तो पहले मैंने x माइनस 1/x निकाल लिया है 2। अब मैं सिंपल, मेरे को ये पता चल गया ये 2 है। अब 2 की पावर 3 निकाल लो तो कितना आ जाएगा आंसर। 2 की पावर 3 का आंसर समझते हैं ना, 2 3 बार मल्टीप्लाई करना है, 2 जो 4 जो 8 है इसका आंसर। आई होप क्वेश्चन समझ आ गया होगा कैसे करना है। तो इस टाइप के क्वेश्चन मैंने प्रीवियस पार्ट्स में भी कराए हुए हैं बहुत ज़्यादा, इनसे प्रीवियस वीडियोस में भी कराए हुए हैं, तो चैनल पेज पे भी चेक कर लेना। एंड प्लेलिस्ट तो मैंने लिंक डाला ही हुआ डिस्क्रिप्शन में, तो उसको ज़रूर चेक कर लेना। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हमने रेशनलाइज वाले और ये टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं ये हमने कर रखे हैं। तो इसका आंसर फाइनल आंसर 8 होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इसका चॉइस वाला क्वेश्चन है। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है। इफ 5 + 2√3 अपॉन 7 + 4√3 a - 6√3 है, तो a की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। तो देखो कैसे करना है इस क्वेश्चन को। तो यहाँ पे मेरे पास ये लेफ्ट हैंड साइड में आपको दिख रहा है कि नीचे, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था, नीचे कभी भी रूट में नंबर नहीं होने चाहिए। तो उनको रूट से हटाने के लिए हम रेशनलाइज करते हैं। तो पहले मैं लेफ्ट हैंड साइड को सिंप्लीफाई करूँगी रेशनलाइज करके, देन फिर मैं राइट हैंड साइड को देखूंगी। तो जब भी ऐसे क्वेश्चन आएंगे कि यहाँ भी दिया हो और यहाँ भी दिया हो और नीचे देखो रूट दिख रहा होगा आपको, तो रेशनलाइज करना पड़ेगा। तो रेशनलाइज में अभी बताया था मैंने आपको क्या करते हैं। रेशनलाइज में हम जो भी नीचे नंबर होता है उसका कॉन्जुगेट मतलब समझे, ये 7 और 4√3 के बीच में प्लस का साइन है तो इसका कॉन्जुगेट में माइनस का साइन आ जाएगा। तो इसका कॉन्जुगेट ये होता है, ठीक है। तो इसका कॉन्जुगेट ये है, तो इसको इसके कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे क्या करना होता है, मल्टीप्लाई। तो ये इसको हम कहते हैं रेशनलाइज। क्या कहते हैं, रेशनलाइज करो। तो जब भी आपको दिखे ना नीचे रूट है तो उसको रेशनलाइज करने के लिए ये लगा करना पड़ता है आपको, ताकि नीचे से रूट हट जाए। फिर नीचे मैंने बताया आपको a + b a - b की आइडेंटिटी बन जाएगी a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, है ना। a का स्क्वायर a + b a - b, a क्या है 7 का स्क्वायर, b क्या है 4√3 उसका स्क्वायर। क्लियर। अब नीचे तो आइडेंटिटी बन गई, बट ऊपर तो ये सेम नहीं है, तो ऊपर तो कोई आइडेंटिटी नहीं बन रही है, तो ये पूरा इस पूरे से मल्टीप्लाई करके दिखाना है। तो कैसे करोगे इसको, पूरे को पूरे से मल्टीप्लाई। पहले 5 को 7 से मल्टीप्लाई करो, फिर 5 को 4√3 से मल्टीप्लाई करो। अब 5 को 4√3 से मल्टीप्लाई करने का मतलब होता है 5 को अगर मैं 4√3 से मल्टीप्लाई करूँगी तो ये देखो, ये तो नंबर है और ये रूट है, तो मल्टीप्लाई में सिर्फ नंबर से मल्टीप्लाई होगा, रूट से अंदर नहीं होगा मल्टीप्लाई। तो ये ऐसे आ जाएगा मल्टीप्लाई में, तो ये 20√3 आ जाएगा। ऐसे ही इसकी टर्न हो गई ना, इसको पहले इससे किया फिर इसको इससे किया, अब इसकी टर्न आ गई, पहले इसको इससे फिर इसको इससे, अब इसको इससे और इसको उससे। तो 2√3 को 7 से वैसे ही करो जैसे भी बताया, 2√3 को 7 से, तो 2 7 नंबर से मल्टीप्लाई होगा बट रूट से नहीं होगा। तो ये आ जाएगा आपका 14√3। अब 2√3 को 4√3 से मल्टीप्लाई कैसे करोगे, 2√3 को 4√3 से, तो देखो नंबर सिर्फ नंबर से मल्टीप्लाई होगा, 2 4 जा 8, है ना। सिर्फ नंबर से मल्टीप्लाई होगा, 2 4 जा 8, और √3 से मल्टीप्लाई होगा, रूट से मल्टीप्लाई होगा, नंबर से। तो 2 4 जा 8 और √3, अगर √3 अपने ही रूट से मल्टीप्लाई होगा तो उसमें से रूट हट जाता है, मैंने बताया ना, √3 सेम अपने नंबर से रूट से मल्टीप्लाई होगा, तो 3 आ जाएगा। तो ये आपस में मल्टीप्लाई होगा, 24 आ जाएगा इसका। तो यानी यहाँ पे 24 आ गया। अब आपको ये पता है ये भी प्लस तो प्लस का साइन, ये प्लस ये माइनस तो माइनस का साइन, ये प्लस और ये भी प्लस तो ये प्लस का, प्लस माइनस मल्टीप्लाई में माइनस हो जाता है। तो ऐसे करके इसे बहुत तरीके से ध्यान से करना है। अब नंबर सिर्फ नंबर से माइनस हो सकता है, 35 में से 24 माइनस होगा 11,
और ये √3 और ये भी √3 लाइक टर्म्स है ना, तो लाइक टर्म्स प्लस माइनस हो जाएंगे, ये √3 और ये भी √3 है। अब प्लस माइनस करने के लिए मैंने क्या बताया है, सिर्फ आगे वाले नंबर्स को प्लस माइनस करते हैं। ये √3 तो ऐसी का ऐसी लिख देते हैं, तो प्लस माइनस में सिर्फ आगे वाले नंबर्स को ही प्लस माइनस करना है। ये √3 लाइक है तो एक ही बार लिखोगे, जैसे 20x और 14x होता तो आप 6x लिख देते हो ना, वैसे ही करेंगे इसको। तो 20 14 करोगे माइनस, तो 6 और साइन बढ़ेगा, बड़ा ये है तो इसमें माइनस का साइन लगाना है। और √3 ऐसी का ऐसी अपॉन में 7 का स्क्वायर, मतलब 7 को 7 से मल्टीप्लाई करो 49। ऐसी 4√3 का स्क्वायर का मतलब 4√3 को 4√3 से मल्टीप्लाई करो। अब कैसे सिखाया मल्टीप्लाई करना, नंबर को सिर्फ नंबर से मल्टीप्लाई करो और √3 को √3 से करो, तो √3 3 आ जाएगा, 16 3 जा 48, तो ये आ गया आपका 48। 11 में से ये माइनस तो हो नहीं सकता क्योंकि ये नंबर है और ये रूट वाला टर्म है, तो ये तो माइनस नहीं हो सकता। सिर्फ लाइक टर्म्स होंगी, देखो √3 वाली लाइक टर्म्स है तभी ये प्लस माइनस होती है। अब ये अलग अलग आ गई तो ये ऐसी रहेगी। और नीचे तो कितना आ गया, 49 - 48 1। और ये अब देखो राइट हैंड साइड में आपको दिया हुआ था a - 6√3, ये किसके बराबर आ जाएगा, a - 6√3 के। अब मेरे को a निकालना है, यहाँ पे a निकालना है। तो देखो a क्या है, ये 1 चाहे नीचे लिखो या मत लिखो, हटा भी सकते हो। अब a क्या है, जो यहाँ पे नंबर है, और 6√3 क्या है, 6√3 तो √3 वाली टर्म है। कई बार ये क्वेश्चन ऐसे आ जाए, मान लो a + b √3, अगर ये ऐसे आ जाता तो भी बताऊंगी कैसे करना है इस क्वेश्चन को। अभी तो मेरे को a ही निकालना है यहाँ पे। तो a क्या है, जो बिना रूट वाली टर्म है, यहाँ तो रूट वाली टर्म तो ये है ना 6√3, बट a क्या है जो बिना रूट वाली टर्म है। तो यहाँ पे अगर ये इसके इक्वल है ये पूरा, तो इसे कंपेयर करोगे तो बिना a क्या है, जो बिना रूट, जिसके अंदर रूट नहीं है। तो यहाँ पे ऐसा कौन सा नंबर है जो इसके अंदर रूट नहीं है, 11 है ना, तो a कितना आ गया, 11 आ गया। बट अगर ये क्वेश्चन ऐसे होता कि ये चीज़ इसके बराबर होती, तब a और b कैसे निकालते। तो a तो क्या है, जो बिना रूट वाली टर्म है, तो a तो क्या आ गया इसमें 11, और b क्या है, जो रूट के साथ है। अब यहाँ पे b √3 के साथ है, तो यहाँ √3 के साथ क्या है, यहाँ √3 के साथ 6 है, और साइन माइनस का भी है यहाँ पे, तो b मेरा -6 हो जाता। समझ आया, a और b अगर निकालने होते तो a तो बिना रूट वाली टर्म यानी ये, और b √3 वाली टर्म है, √3 वाली टर्म ये पूरी है ना, तो √3 से तो √3 हट गया, तो b कितना आ जाएगा, b 6√3 मत लिखना, b क्या है हमारा सिर्फ 6, और साइन माइनस का भी लगाना है। तो ये आंसर हो जाते हैं अगर a और b निकालना होता। तो आई होप इस टाइप का क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। पहले इसे रेशनलाइज करना है पूरा प्रॉपर जैसे सिखाया है, ये बहुत ध्यान से करनी है। कैलकुलेशंस वगैरह प्लस माइनस के साइन बहुत ध्यान से करने हैं, लाइक टर्म्स को प्लस माइनस करना है, मल्टीप्लाई करना आना चाहिए आपको, रूट्स वगैरह को। तो जब ये पूरा सॉल्व हो जाएगा, नीचे मोस्टली टाइम 1 ही आता है, तो ये a आपका बिना रूट वाला टर्म है, और b आपका अगर होता तो ये जो रूट के साथ ये जो नंबर होता वो होता इसका आंसर। अभी तो फिलहाल a ही निकालना था, 11 आंसर है इसका। आई होप समझ आ गया होगा क्वेश्चन। एंड वीडियो को शेयर नहीं कर रहे हो, लाइक नहीं कर रहे हो, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो, सारे बच्चे लाइक करो जितने बच्चे देख रहे हैं। एंड प्लेलिस्ट सेक्शन को ज़रूर चेक करो, इम्पॉर्टेंट है, कंसेप्ट के साथ है, और इससे प्रीवियस पार्ट को भी ज़रूर चेक कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, 30 क्वेश्चन। तो क्वेश्चन 30 करते हैं।
BECF आर टू इक्वल एल्टीट्यूड ऑफ ट्राइंगल ABC, प्रूव करना है ट्राइंगल ABC आइसोसेलेस। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखो पहले तो बोला कि BECF एल्टीट्यूड्स है, एल्टीट्यूड का मतलब परपेंडिकुलर है ट्राइंगल ABC पर, और ये इक्वल एल्टीट्यूड्स है, इक्वल मतलब दोनों की हाइट जो है वो सेम है। तो अब प्रूफ क्या करना है, अगर एल्टीट्यूड्स इक्वल है किसी ट्राइंगल पे तो वो ट्राइंगल ना आइसोसेलेस होता है। आइसोसेलेस का मतलब उसकी साइड इक्वल होती है, दो साइड इक्वल होती है। तो यहाँ पे मेरे को इनडायरेक्ट वे में ये थ्योरम ही दी हुई है, ये थ्योरम है। तो इसको करने के लिए पहले मुझे डायग्राम खुद बनाना पड़ेगा और फिर मुझे गिवन क्या है, प्रूफ क्या करना है, ये सारी चीज़ें करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले तो गिवन क्या, आपको एक ट्राइंगल बना लेना है, ट्राइंगल ABC। सबसे पहले आपको एक ट्राइंगल बनाना है ABC, फिर उस पर BE बोला है ना, बी से BE है, BE और CF, यानी B से तो BE परपेंडिकुलर इस लाइन पे डल जाएगा, है ना। BE एल्टीट्यूड का मतलब परपेंडिकुलर, तो ये AC पे पड़ेगा, और ये C से परपेंडिकुलर CF ये आपका AB लाइन पे पड़ेगा। तो यहाँ पे मेरे को गिवन क्या, एक ट्राइंगल ABC दिया हुआ है, मुझे इसमें BE AC पे परपेंडिकुलर बोला है और CF AB पे परपेंडिकुलर, एल्टीट्यूड का मतलब परपेंडिकुलर, ठीक है। और साथ में मुझे इक्वल एल्टीट्यूड बोले हैं, तो इक्वल एल्टीट्यूड का मतलब ये जो एल्टीट्यूड्स डले हैं ना वो इक्वल है, ये गिवन है। और प्रूफ क्या करना है, ये आइसोसेलेस है, यानी कि आइसोसेलेस का मतलब AB और AC क्या प्रूफ करनी है, ये इक्वल है, ये हमें प्रूफ करना है। कई बार ये क्वेश्चन उल्टा आएगा, जब उसमें ये गिवन होगा और एल्टीट्यूड बोलेंगे प्रूफ करो एल्टीट्यूड इक्वल है, तब आपको ये गिवन वाला तो यहाँ लिखना पड़ेगा और प्रूफ वाला यहाँ लिखना पड़ेगा। समझ आया, तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लेना। अब प्रूफ करने में हमको जब भी कुछ इक्वल दिए हो और कुछ इक्वल प्रूफ करने हो, और ज़्यादातर हमें दिख रहा हो ट्राइंगल्स बन रहे हैं, तो हम ट्राइंगल्स को ना कॉन्ग्रेंट करते हैं। क्या करते हैं, ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रेंट करते हैं। तो मुझे क्या इक्वल प्रूफ करने, AB देखो कौन से ट्राइंगल पे आ रहा है, AB मेरा इस वाले ट्राइंगल पे आ रहा है ना, ये वाला जो है ABE, मुझे AB साइड इक्वल करनी है ना, AB, तो AB मेरी किस में आ रही है, ABE ट्राइंगल में आ रही है। और ऐसी AC लाइन किस पे आ रही है, AC लाइन मेरी ACF ट्राइंगल पे आ रही है। तो मुझे ABE और ACF इन दो ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रेंट करना है ना, AB और ACF दो ट्राइंगल लेने हैं मुझे और इनको कॉन्ग्रेंट करना है। तो इसके लिए मुझे तीन चीज़ें चाहिए, जब भी दो ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रेंट करना हो तो हमें तीन चीज़ें चाहिए होती है, एक दो तो क्वेश्चन में दी होती है, एक हमें सोचनी होती है। तो देखो ABE और ACF में क्या क्या इक्वल दिया हुआ था हमको, ABE की बात करूँ तो इसमें BE और ACF की बात करूँ तो CF, तो इसकी BE और CF क्या है, इक्वल है, ये क्वेश्चन में दे रखा ना एल्टीट्यूड्स इक्वल है। दूसरी चीज़ ये 90-90 है इस वाले ट्राइंगल पे, तो ये वाला एंगल, और इस वाले ट्राइंगल पे ये वाला, तो ये 1 है और ये 2 है, 1 और 2 क्या है, इक्वल है 90-90, तो 1 2 के इक्वल भी है, ईच 90 ये गिवन है और ये ईच 90 है। और तीसरी चीज़, अब थोड़ा सा दिमाग लगाओ खुद, ABE में और ACF में क्या चीज़ है जो इक्वल है। तो जब तीसरी चीज़ आसानी से नहीं मिलती ना, तो आप कॉमन सोचा करो, या तो साइड कॉमन होती है या एंगल कॉमन होता है। तो देखो इधर साइड तो कोई कॉमन है नहीं इस वाले ट्राइंगल में और इस वाले ट्राइंगल में, तो इसमें तो एंगल A दोनों में आ रहा है, ABE में भी आ रहा है और ACF में भी, दोनों में एंगल A आ रहा है। तो जब आपको तीसरी चीज़ मोस्टली टाइम ना कॉमन चीज़ निकलती है, तो या तो वो साइड कॉमन होती है या एंगल, तो एंगल A दोनों में आ रहा है कॉमन। अब अगर ये तीन चीज़ें आ गई तो ये ट्राइंगल दोनों क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे। अब इसको नाम बहुत ध्यान से लिखना। अगर मैंने इसका नाम ये वाला ABE का नाम कैसे रोटेट किया है, मैं इसे 90 से रोटेट करना चाहती हूँ और एंगल A और 90 से, तो AEB अगर मैं इसका नाम लिख रही हूँ, AEB ट्राइंगल AEB, कैसे नाम लिखा है मैंने, A से होते हुए EB, यानी एंगल A से होते हुए एंगल E पे रोटेट किया है ना। तो अगर इसके एंगल A से इसके एंगल E पर, ये 1 पे E तो बन रहा है, एंगल A से E पे रोटेट किया, तो उसके भी एंगल A से एंगल F पे रोटेट करना पड़ेगा। ये E है, 1 का नाम मैंने E दिया है ना और 2 का नाम F, तो इसको A से E पे रोटेट किया, तो A को F से रोटेट करो। अब इसको A से F से रोटेट करने वाला AFC हो जाएगा इसका नाम। तो दूसरे का नाम क्या हो जाएगा, AFC, ये कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे, ठीक है। किससे, दो एंगल और एक साइड है, देखो दो एंगल और उनके बीच की साइड, देखो दो एंगल और उनके बीच वाली साइड होनी चाहिए। देखो ये दो एंगल और हमने उसके बीच वाली साइड ली है, नहीं, दो एंगल
है नहीं मुझे। ये 2 एंगल, ठीक है। ए एस से हो जाएगी, ठीक है। ए एस से ये कॉन्ग्रेंट हो जाएगा, ठीक है। तो ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट है तो आप CPCT से इसके कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट बनाओ। अगर इसका मैं ए बी लाना चाहती हूँ, फर्स्ट एंड थर्ड वर्टेक्स, तो इसका भी फर्स्ट एंड थर्ड वर्टेक्स ए बी और ए सी, ये कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट CPCT से क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। यही आपको प्रूव करना था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको 31 में मार्क्स स्कोर बाय 750 स्टूडेंट एग्जामिनेशन में दिए हुए फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बना के दिया हुआ है। इसके लिए हमको एक पॉलीगन बनाना है। तो पॉलीगन के लिए हम 2 तरीके से पॉलीगन बना सकते हैं, या तो हिस्टोग्राम बना के या फिर डायरेक्ट पॉलीगन भी बना सकते हैं। तो मैं डायरेक्ट आपको पॉलीगन बनाना सिखा देती हूँ, हिस्टोग्राम बाद में सिखा दूँगी, या फिर उसमें ही बता दूँगी कि हिस्टोग्राम से पॉलीगन कैसे बनता है। तो यहाँ पे पॉलीगन बनाना है। देखो पॉलीगन में आपको ये क्या दिए, क्लास इंटरवल्स दिए है ना, और आपको पॉलीगन में मैंने बहुत बार समझा रहा था, पॉलीगन में हम क्लास मार्क्स क्या लेते हैं, हम क्लास मार्क्स लेते हैं। तो हमें इन क्लास इंटरवल की हेल्प से पहले क्लास मार्क्स निकालनी है, और फिर ये जो नंबर है, ये फ्रीक्वेंसीज होती है, इनको हमें अरेंज करना है। तो ये हमें क्या दी हुई है, क्लास इंटरवल क्या दी हुई है, ये हम ऐसे वर्टिकली लिख लेंगे इनको। और जब भी हम पॉलीगन बनाएंगे तो एक वर्टिकल लाइन वाई एक्सिस और एक एक्स एक्सिस ये बनाना होता है, ठीक है। एक्स एक्सिस पे हम हमेशा क्लास मार्क लगाते हैं। क्या लगाते हैं, क्लास मार्क, ये याद रखना। पॉलीगन के लिए हम एक्स एक्सिस पे क्लास मार्क लगाते हैं, और वाई एक्सिस पे हम फ्रीक्वेंसीज लगाते हैं। क्या लगाते हैं, वाई एक्सिस पे हम फ्रीक्वेंसीज लगाते हैं। ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस। क्लियर हुआ। पॉलीगन में हम एक्स एक्सिस पे क्लास मार्क्स लगाएंगे और वाई एक्सिस पे फ्रीक्वेंसी। बट अगर हम हिस्टोग्राम बनाते हैं तो एक्स एक्सिस पे हम क्लास इंटरवल्स रखते हैं। क्या रखते हैं, क्लास इंटरवल। वो जब मैं हिस्टोग्राम कराऊंगी तब आपको समझ आ जाएगा। तो अभी हम पॉलीगन बना रहे हैं डायरेक्ट, तो क्लास मार्क रखना है एक्स एक्सिस पे और फ्रीक्वेंसीज रखनी है वाई एक्सिस पे। तो क्लास मार्क तो हमें दी नहीं हुई क्वेश्चन में, ये तो हमें क्लास इंटरवल्स दे रखी है। तो क्लास मार्क निकालना मैंने आपको पहले भी सिखा रखा है। क्लास मार्क कैसे निकलती है, क्लास इंटरवल में लोअर और अपर को ऐड करो, 2 से डिवाइड कर दिया करो। लोअर अपर को ऐड करके 2 से डिवाइड किया करो। लोअर लिमिट ये, अपर लिमिट ये, दोनों को ऐड करो, 2 से डिवाइड करो। तो 600 और 640 को ऐड करो, साइड में डिवाइड ऐड करके देखो। 600 और 640 को ऐड करो, ये आएगा 1240, और 2 से डिवाइड करो। तो 2 से डिवाइड करोगे, 2 6 जा 2 2 जा 620 आ जाएगा। तो पहले ऐड करना है, फिर 2 से डिवाइड करना होता है, तो क्लास मार्क आती है। तो ये आ गया आपका 620। सेम ऐसे इसको भी करो, 640 और 680 को ऐड करो, फिर इसका आधा कर दो, तो 2 से डिवाइड करो। 2 6 जा 2 6 जा, एक बचा तो 2 6 जा, फिर 2 660। अब शुरू के 2 निकालने के बाद ना, शुरू के 2 में तो ये स्टेप कर लेना, प्लस करो 2 से डिवाइड, प्लस करो और 2 से डिवाइड। तो मैंने भी किया है ना, पहले प्लस किया फिर 2 से डिवाइड, तो ये आया। ऐसे इनको प्लस किया, 2 से डिवाइड किया, तो ये आ गया 660। अब बार बार नहीं करना है इनको,
अब हमें ना यहाँ से शुरू के 2 जब निकल जाते हैं ना तो हमें दिख जाता है गैप कितना कितना आ रहा है। 620 और 660 कितना 40 बढ़ रहा है ना, तो 40 बढ़ाओ तो इसमें 40 ऐड करो तो 700 आ जाएगा ना। 40 ऐड करोगे तो 660, 620 और 40 660, फिर 40 ऐड करोगे तो 700, फिर 40 ऐड करोगे तो 740, फिर 40 ऐड करोगे तो 780। फिर आप चेक भी कर सकते हो किसी किसी में बीच में 1560 का आधा, यही आएगा ना। हाँ अब 40 ऐड करो 820 आ जाएगा, फिर 40 ऐड करो 860 आ जाएगा। तो एक शुरू के 2 इस फॉर्मूले से निकाल लेना, उसके बाद आगे की गैप पता चल जाएगा, तो गैप के अकॉर्डिंग आप आगे के ले लेना। 40 का गैप है ना, तो 40 बढ़ाओ। ये मेरे क्लास मार्क्स आ चुके हैं। अब मैं क्लास मार्क को क्या करूँगी, यहाँ अरेंज कर दूँगी। देखो 620 660 700 इन्हें हमें यहाँ पे अरेंज कर देना है। तो 620 ग्राफ पेपर मिलेगा, उसमें जो डार्क लाइन होगी वहाँ पे ये नंबर्स लिख देने हैं। 660 700 740 780 820 860, ठीक है। फ्रीक्वेंसीज को आपको वाई एक्सिस पे लगाना है। फ्रीक्वेंसीज आपकी है 16 45 156। तो देखो ये तो बहुत ज़्यादा गैप है ना इनमें, तो आपको देखना है सबसे छोटा 16 है, सबसे छोटा कितना है 16 और सबसे बड़ा 284 है। तो 10 का गैप लूँगी तो 200 तक तो बहुत ज़्यादा लंबा पड़ेगा। 20 पे भी 10 284 बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। 100 पे सिर्फ 3 ही बनेंगे। 50 का गैप ले लो, क्योंकि 16 से 300 अप्रॉक्सीमेटली तक है ना, तो 50 का गैप ले लेते हैं। तो यहाँ पे हम 50 का गैप लेंगे फ्रीक्वेंसीज में। 50 100 जो डार्क लाइन होगी ना वहाँ पे ग्राफ पेपर में, ये 150, फिर ये 200, फिर ये 250, फिर ये 300, ठीक है। ऐसे करके ये हमें वाई एक्सिस पे फ्रीक्वेंसीज ले लेनी है और एक्स एक्सिस पे क्लास मार्क, पॉलीगन के लिए क्लास मार्क लेना है एक्स एक्सिस पे। अब आप इसे अरेंज करो। 620 पे कितना है, 620 पे आपका 16 है ना। 620 पे कितना है 16 है, तो ग्राफ पे आपको दिख जाएगा 16 ना। 0 से 50 में 50 है ना, मतलब अगर मेरे को 16 अरेंज करना है तो 0 से 50 पे अगर 50 है, अगर पूरे 100 तक होता तो मैं 10 के ऊपर करती। अभी ये क्योंकि मैंने आधा किया है तो मैं यहाँ 10 लाइनें होती ना छोटी छोटी, तो यानी कि 10 पे ना करके 10 से भी नीचे अरेंज करना पड़ेगा हमें, क्योंकि 10 तो यहाँ पे 20 का काम कर रहा होगा ना, कि 20 10 का काम कर रहा होगा। 10 लाइनें ना, हाँ मतलब इसके 10 हिस्से होंगे तो इसके दूसरे हिस्से पे 16 आएगा अप्रॉक्सीमेटली। ऐसे स्केल ले लेना। 100 पे अगर 10 डिवीज़न होते, अगर 100 लेती तो 10 डिवीज़न बनते, तो 50 पे 10 की जगह कितना बनेगा, पहले 1 का निकालो 10/100, 1 का निकालो 10/100 और 50 से मल्टीप्लाई करो तो 5 डिवीज़न होंगे। यानी कि जो 5 डिवीज़न होगा उसमें 50 आएगा। 5 जो आपको डार्क लाइन दिखेगी उसके बाद छोटी छोटी पतली पतली लाइन, 5वीं लाइन जो होगी वहाँ पे 50 आ जाएगा आपका। समझ आया? तो यहाँ पे ग्राफ पे बना लेना। ये 5वीं लाइन जो होगी ना, 0 और जो पहला डार्क लाइन होगी उसमें जो 5वीं लाइन होगी तो वो 16 के अप्रॉक्सीमेटली आ जाएगी। सेम ऐसी 660 पे 45 भी 50 के जस्ट थोड़ा सा ही नीचे होगा। यहाँ पे इसके डॉट लगाने होते हैं पॉलीगन पे, ठीक है। अगर क्लास मार्क बना दिए तो आपको डॉट लगाने हैं बस। 700 पे 156 थोड़ा सा यहाँ पे ऊपर, 150 के जस्ट थोड़ा सा ऊपर, और 700 के ऐसे जैसे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में बनाते हैं ना। फिर 740 पे 284 तो 250 के बहुत ऊपर होगा, यानी यहाँ पे कहीं पे बस स्केल से करना है ये सारे काम। फिर 780 पे 172 है,
780 पे 172 है, 780 172 150 से बीच में ही होगा थोड़ा सा। इसके 780 के सामने फिर 820 पे आएगा, 820 पे 59 मतलब 60, 50 के जस्ट थोड़ा सा ऊपर होगा। थोड़ा सा ऊपर होगा। फिर 860 पे 18 थोड़ा सा बहुत नीचे होगा, जीरो के पास ही होगा। ऐसे करके डॉट लगाना, फिर उन डॉट को ना आप स्केल से एक एक करके कॉन्जिक्यूटिवली स्केल से जोड़ देना। तो ये आपका पॉलीगन बन जाएगा। तो पॉलीगन के लिए क्लास मार्क्स निकालना, अगर हाँ आपको इससे नहीं आ रहा बनाना तो आप पहले हिस्टोग्राम बना लो लेना इनके, इसके लिए फिर आपको क्लास मार्क भी निकालने की ज़रूरत नहीं है, सीधा इनके हिस्टोग्राम बना लो। हिस्टोग्राम बनाने तो आते ही होंगे है ना। 600 से 640, जीरो यहाँ पे 600, फिर यहाँ पे 640, फिर यहाँ पे 680, ऐसे ऐसे करके पहला बॉक्स कितने का है, 600 से 640 16 का, पहला बॉक्स 16 का बना लेना। फिर दूसरा बॉक्स 45 का बना लेना, इससे जोड़, इससे बिल्कुल हटा के 45 थोड़ा सा ऊपर बनेगा। फिर इनकी ना मिड ले लेना, क्या ले लेना, इनकी मिड ले लेना। तो ये मिड हो गई, ये मिड, इसका भी मिड, इस बॉक्स का भी मिड लेना। फिर जो नेक्स्ट बॉक्स होगा 156 वाला थोड़ा सा ऊपर आएगा है ना, वो नेक्स्ट इंटरवल तक जाएगा, उसका भी मिड ले लेना। तो इन सब मिड को आप जोड़ देना, और ये इसके जो पहला मिड होगा उसके नीचे वाला भी मिड लेना है, और उसके जो लास्ट वाला होगा उसके भी नेक्स्ट वाला मिड लेना है आपको, और सबको जोड़ना है मिड को स्केल से। तो आपका डायरेक्ट भी हिस्टोग्राम से भी बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन सेक्शन डी के देखेंगे। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ABC एक आइसोसलेस ट्राइंगल है, पहले तो ये ABC दिख रहा है आपको, छोटा वाला ट्राइंगल है, ये एक आइसोसलेस है और AB AC के बराबर दिया हुआ है इसमें। और फिर BA साइड को हमने थोड़ा बढ़ा दिया, AD तक लेके गए, और AD AB के भी बराबर हो जाएगा। और आपको BCD राइट एंगल प्रूव करना है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए ये BCD राइट एंगल प्रूव करना है, तो इंपॉर्टेंट होता है ये क्वेश्चन, ध्यान से देखेंगे। मेरे को ये BCD ये वाला जो एंगल बन रहा है, ये वाला, इसको 90 प्रूव करना है। अभी गिवन नहीं है, प्रूव करना है इसको 90, ठीक है। तो मेरे को गिवन क्या क्या, देखो पहले छोटा ट्राइंगल देखूंगा, ट्राइंगल ABC में मुझे AB और AC इक्वल दिया हुआ, ये वाला इसके इक्वल, सिंगल कट लगा दिया इन्होंने। तो अगर ये इसके इक्वल है तो इसको एंगल 1 और इसको एंगल 2 मान ले। ये ट्राइंगल में एंगल ये इसके इक्वल है, तो देखो AB AC के इक्वल, तो A से A वर्टेक्स कट गया, तो B और C एंगल इक्वल है ना, B और C, यानी इनको मैंने शॉर्ट नेम दे दिया 1 और 2। ये लिख देना, एंगल अपोजिट इक्वल साइड्स, एंगल अपोजिट इक्वल साइड्स आर इक्वल, ठीक है, ये रीजन है। तो ये एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल, सेम ऐसे ही अब हमें क्या दे दिया, ये जो AB है इस AD के भी बराबर है, ये मान लो फर्स्ट है, ये मान लो सेकंड है। तो AB पहले AC के बराबर था, अब AD AB के भी बराबर है, AD और AB भी बराबर है। तो देखो दोनों में AB आ रहा है ना, तो इक्वल्स अगर एक किसी के सेम चीज़ के इक्वल है तो आपस में भी क्या होता है, इक्वल, यूक्लिड का एक्सियम होता है ना। तो AB के दोनों इक्वल आ रहे हैं, तो AC और AD भी क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। अब AC और AD किस ट्राइंगल में आ रहे हैं, AC और AD आपका ACD ट्राइंगल में आ रहे हैं, ट्राइंगल ACD में। अब ACD में ये दोनों इक्वल है अगर, तो ये 3 और ये 4 मान लेना, ठीक है। तो ये 3 और 4 भी इक्वल है, इसमें भी सेम यही वाला रीज़न दे देना, ठीक है। अब ये मेरा इक्वेशन नंबर मान लो 3 है, और ये मान लो इक्वेशन नंबर 4 है। तो 3, अब मुझे प्रूव ये करना है कि ये एंगल 90 लाना है। अब मैं सॉल्यूशन करूँगी इसका, जैसे भी पूरा सॉल्यूशन ही लेके चल रहे हैं।
तो सोल्यूशन करने में हमें पता है ये एंगल 1 2 के बराबर है और एंगल 3 एंगल 4 के। मुझे सी बनाना है पूरा BCD, तो ये 2 और 3 का सम चाहिए ना क्वेश्चन में। मुझे एक्चुअल में 2 + 3 निकालना है क्वेश्चन में, तभी BCD निकल के आएगा। तो मेरे को दिख रहा है कि ये पूरा एक ट्राइंगल अगर मैं देख रही हूँ, ये वाला ट्राइंगल BCD, तो मुझे दिख रहा है ट्राइंगल BCD में एक ही एंगल है, एक ये एंगल है और एक ये पूरा एंगल है। तो एंगल 1 प्लस एंगल 4 प्लस ये पूरा एक ही है ना, सी, इसका नाम BCD है। पहले फिलहाल मैं इसे 2 + 3 लिख देती हूँ। और ये टोटल कितना है 180। एक ये एंगल है पूरे ट्राइंगल में, एक एंगल ये है और एक ये पूरा है। अब मेरे को क्वेश्चन में एंगल 1 और 4 को हटाना है, क्योंकि मुझे तो सिर्फ ये BCD चाहिए ना पूरा। तो मेरे को पता है 1 किसके बराबर आया है, 1 किसके बराबर आया है 2 के, तो मैं 1 की जगह क्या 2 लिख सकती हूँ। 4 किसके बराबर आया है 3 के, तो 4 की जगह क्या लिख दोगे 3। तो इससे क्या होगा, ये दोनों इसकी टर्म में आ जाएंगे। और ये तो ऑलरेडी 2 + 3 है ही जो हमें चाहिए क्वेश्चन में 180। अब ये 2 + 3 का नाम क्या है BCD है ना, तो इस वाले 2 + 3 का नाम भी क्या आ जाएगा BCD आ जाएगा। तो BCD 180, तो 2 BCD कितना हो जाएगा 180, तो एंगल BCD कितना हो जाएगा। अगर ये 2 BCD 180 तो एक BCD कितना होगा, 180 को 2 से डिवाइड कर दोगे तो 90। यही तो प्रूव करना है हमको, तो ये हमारा प्रूव हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है ये, अच्छी तरह से इसे प्रैक्टिस कर लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसका चॉइस वाला क्वेश्चन है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छी तरह से इसे भी सीख लेना। तो देखो, इन द गिवन फिगर ABC एक राइट एंगल है एट C, ABC एक राइट एंगल C पर है, C पर राइट एंगल है, C एंगल 90 है, यानी कि ABC ट्राइंगल में एंगल C 90 है बोला है। और M मिड पॉइंट है हाइपोटेन्यूज AB का। AB का है, ये है ना, ये राइट एंगल ट्राइंगल है ना, तो ये राइट एंगल की जो अपोजिट साइड होती है वो हाइपोटेन्यूज होती है ना, पक्का ये मैंने सिखा रखा आपको। राइट एंगल ट्राइंगल में ये जो राइट एंगल है इसके अपोजिट साइड जो होती है उसे हाइपोटेन्यूज कहते हैं। तो ये जो हाइपोटेन्यूज का मिड है M है, मिड का मतलब समझते हो, किसी भी साइड का मिड क्या करता है उसको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। तो AM और BM आपको इक्वल गिवन है क्वेश्चन में, ठीक है। इसका मतलब यही है कि M मिड पॉइंट है AB का, तो M AB के बीच में है, तो BM और AM क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए, आपको गिवन है। एंड इन्होंने बोला है, फिर उसके बाद C को ज्वाइन किया M से, C को हमने M से ज्वाइन किया और फिर उसे D तक बढ़ा दिया। और फिर इससे इस तरीके से कि DM और CM भी क्या हो गए, इक्वल हो गए। ये भी बोल दिया DM और CM भी इक्वल है, यानी कि ये तो हमें इनडायरेक्ट वे में M मिड पॉइंट बोला था AB का, तो AM और BM तो इक्वल थे, अब CM और DM भी आपको इक्वल दे रखे हैं। और फिर आपको ये सारी चीज़ें प्रूव करनी है। तो अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट भी होता है ये क्वेश्चन। तो सबसे पहले हमें क्वेश्चन में दिया क्या क्या है, एक तो ABC राइट एंगल ट्राइंगल बोल दिया ABC,
तो ए बी सी किस पे राइट है, सी पे बोला था ना, तो सी पे राइट है, यानी ये सी पे 90 बना रहा है। ए सी बी कितना है 90, ये आपको गिवन है। और साथ में आपको डी एम और सी एम भी बराबर दे रखा है, और इनडायरेक्ट वे में एम मिड पॉइंट ए भी बोला था, तो ए एम और बी एम भी बराबर है ना। कोई भी राइट एंगल ट्राइंगल है तो उसमें ये 90 है अगर, तो ये हाइपोटेन्यूज है, और हाइपोटेन्यूज का मिड पॉइंट एम बोला है, तो एम ए को जो हाइपोटेन्यूज ए बी उसको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा ना, तो ए एम बी एम भी इक्वल दिया हुआ है आपको। अब आपको प्रूफ क्या करना है, सबसे पहले प्रूफ करना है ए एम सी और बी एम डी कॉन्ग्रेंट है। तो देखो ए एम सी और बी एम सी, ए एम सी कहाँ पे है, ये वाला ट्राइंगल है छोटा वाला, ये रहा है ए एम सी ये वाला, और बी एम डी ये वाला, ये तो आसानी से हो जाएगा प्रूफ कॉन्ग्रेंट है। ये वाला और ये वाला कॉन्ग्रेंट प्रूफ करना है, तो सिंपल है ये तो। देखो इसमें ये इसके बराबर दिया ही है और ये इसके बराबर दिया ही है, इस ट्रायंगल का ये इसके बराबर है, इस ट्रायंगल का ये इसके बराबर है, तो हम लिख देंगे ए एम तो बी एम के बराबर है, और डी एम इस ट्रायंगल का ए एम इसके बी एम, और इस ट्रायंगल का सी एम इस ट्रायंगल के डी एम के बराबर है ना। दो चीज़ें तो क्वेश्चन में गिवन है। तीसरी चीज़ वर्टिकली अपोजिट, जब भी ऐसे क्रॉस बन रहे हो दो ट्राइंगल्स तो वर्टिकली अपोजिट तो आता ही आता है कि नहीं। अगर दो ट्राइंगल ऐसे क्रॉस में आते हैं तो उसमें वर्टिकली अपोजिट भी आता है। एक तो ये बराबर दिया था, ये इसके बराबर दिया था, तो ये वर्टिकली भी बराबर है। तो ऐसा भी एक क्वेश्चन है ना एनसीईआरटी के अंदर। तो ये ऐसे ये 1 और 2 नाम दे देती हूँ मैं से, तो 1 और 2 भी बराबर है वर्टिकली अपोजिट, और ये गिवन थे दोनों के दोनों, ठीक है। अब अगर ये ट्राइंगल में देखो, इसको मैं रोटेट कैसे कर रही हूँ, डी एम बी से, डी एम बी या जो भी नाम है इसका, ए एम सी, तो इसको मैंने अगर ए एम सी नाम दिया, यानी मैंने इसे सेकंड कट से फर्स्ट कट पे रोटेट किया ए एम सी, तो इसका ए एम सी नाम है ट्राइंगल का, तो दूसरे का भी उसके अकॉर्डिंग लिखो, सेकंड से फर्स्ट कट, तो इसका भी सेकंड से फर्स्ट कट पे रोटेट करो, बी एम डी, इसका नाम क्या है बी एम डी। तो यस ये कॉन्ग्रेंट हो गया। किससे, दो एंगल है, दो साइड है और एक एंगल है, तो साइड एंगल साइड से ये कॉन्ग्रेंट हो गया, ठीक है। दो साइड और उनके बीच का एंगल, क्लियर। तो पहला पार्ट तो हो गया। सेकंड देखो अब क्या करना है आपको, सेकंड में करना है डी बी सी राइट एंगल, डी बी सी यानी ये भी मुझे राइट एंगल प्रूव करना है, ये तो ऑलरेडी दिया हुआ था, ये प्रूव करना है डी बी सी। तो डी बी सी राइट के लिए मुझे क्या करना है सोचो। अच्छा ये दो ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट हो चुके हैं ना, तो क्या हम इनसे कुछ चीज़ें निकाल सकते हैं, यस निकाल सकते हैं। अगर इस ट्राइंगल का मैं ये वाला एंगल देखूँ, छोटे वाले ट्राइंगल का, और इस ट्राइंगल का ये वाला एंगल क्या इक्वल आ रहा है, इसका सी पे और इसका बी पे, देखो सी पी सी डी से देखो, इसका सी पे इसका क्या आ रहा है, इसके सी पे इसका डी आ रहा है ना, इसका थर्ड वर्टेक्स तो इसका भी थर्ड, तो यस इसके एंगल का नाम क्या है ए, अगर सी पे लाना चाहते हो तो सी बीच में आना चाहिए, तो इसके एंगल का नाम मैं ले रही हूँ ए सी एम, सी पे बनाना ना इसका एंगल ए सी एम। इसका सी पे एंगल कैसे बनेगा ए सी एम, तो इसका डी पे एंगल बनाना है, क्योंकि इसके थर्ड वर्टेक्स से इसका भी थर्ड लेना पड़ेगा सी पी सी डी, तो इसका बी डी एम बन जाएगा, बी डी एम, डी बीच में आना चाहिए, बी डी एम यानी ये वाला इसके बराबर आ रहा है, ये 3 और ये 4 है मान लो, ठीक है। तो यानी इसको 3 नाम दे दिया, इसको 4 दे दिया मैंने, और ये 3 4 देखो एक्चुअल में ये अल्टरनेट बन रहे हैं ना, ये कैसे बन रहा है, ये इधर बन रहा है और ये ट्रांसवर्सल, ये इसके इधर बन रहा है और ये इधर बन रहा है, तो ये अल्टरनेट बन रहे हैं, तो हम बोलेंगे 3 4 ना फॉर्म अल्टरनेट पे इंटीरियर, क्या बना रहे हैं 3 और 4, 3 और 4 अल्टरनेट इंटीरियर बना रहे, ठीक है, अल्टरनेट इंटीरियर। तो अगर ये अल्टरनेट इंटीरियर बना रहे तो ए सी और बी डी क्या होनी चाहिए, अगर ये और ये अल्टरनेट बना रहे ना, ये वाला इसके साथ अल्टरनेट बना रहा, तो ये लाइन इसकी क्या होनी चाहिए, पैरेलल होनी चाहिए, यानी ए सी और बी डी क्या होनी चाहिए, पैरेलल लाइन होनी चाहिए। तो हम बोलेंगे ए सी बी डी की क्या होनी चाहिए, पैरेलल होनी चाहिए।
अब अगर ए सी बी डी के पैरेलल है, तो अगर ए सी बी डी के पैरेलल है तो पैरेलल लाइन में और क्या प्रॉपर्टी होती है? अगर ये ट्रांसवर्सल आ रही थी तो ये अल्टरनेट सीपीसीटी से बराबर कर दिए थे ना हमने। तो अगर ये पैरेलल लाइन प्रूव हो चुकी है तो पैरेलल लाइन में और क्या प्रॉपर्टी होती है? अगर ये दो पैरेलल लाइन है तो इनकी प्रॉपर्टी क्या होती है? अब ये वाली ट्रांसवर्सल अगर कंसीडर करो, पैरेलल लाइन के अंदर अंदर ये जो होते हैं ये क्या होते हैं? दो पैरेलल लाइन के अगर सेम साइड पे लाइन के अंदर अंदर एंगल बनते हैं तो इनको हम सम ऑफ इंटीरियर एंगल कहते हैं। तो ये पैरेलल लाइन के अंदर अंदर दो एंगल बन रहे हैं तो इनका सम 180 होता है। ठीक है, ये पैरेलल लाइन है ना ये वाली, अगर ऐसे पैरेलल होती है तो ये वाला सम ऑफ इंटीरियर बनता है लाइन के अंदर अंदर सेम साइड पे, ऐसे ये यहाँ पे बनेगा। तो यानी ये जो सी और बी एंगल है ये सम ऑफ इंटीरियर एंगल बनाएंगे। तो हम बोलेंगे ए सी क्योंकि बी डी के पैरेलल आ गया क्योंकि अल्टरनेट बराबर हो गए सी पी सी डी से, तो ये जो पूरा पूरा एंगल है ए सी बी और डी बी सी ये क्या है? ये 180 है, ये सम ऑफ इंटीरियर एंगल बना रहे हैं, सम ऑफ इंटीरियर एंगल। ठीक है, तो ए सी बी तो 90 ऑलरेडी दिया ही हुआ था आपको, तो डी बी सी आपका निकल जाएगा। डी बी सी कितना आ जाएगा? डी बी सी 180 में से 90 को माइनस करके तो ये आएगा आपका 90। अब डी बी सी 90 आ गया, यही प्रूव करना था तो सेकंड वाला भी हमने प्रूव कर लिया। जो सेकंड वाला क्वेश्चन था कि डी बी सी क्या करो, आपको राइट एंगल प्रूव करो। ठीक है, अब हमें डी बी सी और ए सी बी भी कॉन्ग्रेंट करने हैं। डी बी सी बड़ा वाला ट्राइंगल और ए सी बी ये वाला बड़ा वाला ट्राइंगल, सिंपल हो जाएगा आपको सॉल्व। डी बी सी, अब मैं एक बार डायग्राम दोबारा बना लेती हूँ, रफ हो गया। अब मेरे को छोटे वाले नहीं करने, मुझे ये बड़ा वाला करना है, ये वाला और ये वाला थर्ड वाले में, है ना। तो यहाँ पे एक तो देखो ये इसके इक्वल है क्या, चलो वो बाद में लेंगे। ये 90 आ गए ना, तो हम बोलेंगे डी बी सी किसके बराबर आ गया? इसका नाम क्या था? ए सी बी। डी बी सी और ए सी बी बराबर आ गए, है ना। 90 ईच 90 प्रूव किया था, अभी प्रूव किया ना हमने। दूसरी चीज और क्या इक्वल है? ये कॉमन साइड भी ले सकते हो, बी सी दोनों में कॉमन आ रही है। इस वाले ट्राइंगल पे भी बी सी आ रही है और इस वाले ट्राइंगल पे भी, तो बी सी कॉमन ले लो। और तीसरी चीज और क्या दिया हुआ है? एक तो ये कॉमन आ गई, एक ये राइट एंगल आ गए। अच्छा, पहले जो छोटे ट्राइंगल हमने कॉन्ग्रेंट किए थे वहां से हमने एक तो अल्टरनेट बराबर कर दिए थे, दूसरा हम ए सी और बी डी भी तो इक्वल कर सकते थे। छोटे वाले जो ट्राइंगल हमने कॉन्ग्रेंट किए थे, ये दो जो छोटे वाले, तो इसमें हम सी पी सी टी से एक तो अल्टरनेट इक्वल करेंगे और एक हम सी पी सी टी से इसकी बी डी फर्स्ट एंड थर्ड वर्टेक्स, तो इसका ए सी फर्स्ट एंड थर्ड वर्टेक्स, बी डी और ए सी को भी बराबर करेंगे। जब भी दो ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट करने हो ना दो अलग अलग बार, तो आप पहले छोटे वाले से कुछ निकालो, फिर बड़े वाले में उसका यूज़ करो। तो बी डी ए सी ये भी सी पी सी टी से मैं निकाल सकती थी पहले वाले ट्राइंगल से, है कि नहीं। तो इसको अब हम यहाँ यूज़ कर लेंगे। बी डी और ए सी भी इक्वल है, इसकी बी डी और इसकी ए सी इक्वल है, जो प्रूव की थी अभी, है ना, प्रूव्ड अबव। तो ये इस ट्राइंगल का देखो डी बी सी, तो इस ट्राइंगल का और इस ट्राइंगल का तीन चीज़ें बराबर हो गई है। तो अब ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट कर दो। नाम कैसे लिखोगे? अगर मैं इसको 90 से ऐसे ए सी साइड से 90 पे रोटेट कर रही हूँ, तो ए सी बी अगर इसका नाम लिख रही हूँ, ए सी साइड से 90 पे रोटेट किया ना, तो इसकी भी इस ए सी के इक्वल कौन सी थी? डी बी साइड थी, तो डी बी से इसके भी 90 पे रोटेट कर दो, डी बी सी ये भी कॉन्ग्रेंट हो जाएगा। किससे कॉन्ग्रेंट हुआ? ये एक राइट एंगल है और दो साइड है। अच्छा, राइट एंगल में क्या मैंने हाइपोटेन्यूज वाली साइड यूज़ की है? अगर की है तब तो RHS होगा, अदरवाइज नहीं होगा। जब भी दो साइड हो और एक राइट एंगल हो तो आप देख लिया करो कि आपने हाइपोटेन्यूज का यूज़ किया है। तो राइट एंगल मैंने हाइपोटेन्यूज तो यूज़ नहीं किया ना यहाँ पे कहीं भी, तो ये RHS से ना हो के S से कॉन्ग्रेंट हुआ है।
ठीक है, अगर हाइपोटेन्यूज का यूज़ हो जाता एक साइड की जगह पे तो फिर RHS होता। तो ये तीसरा भी हो गया हमारा, बड़े वाले ट्रायंगल भी कॉन्ग्रेंट हो चुके हैं। अब हमें लास्ट पार्ट करना है इसका, CM हाफ ऑफ AB। CM क्या प्रूव करना है, AB का हाफ। देखो CM CD का तो ऑलरेडी हाफ था क्योंकि CM और DM इक्वल थे, CM CD का हाफ था, बट मेरे को CM AB का हाफ करना है। तो मेरे को CM CD का हाफ तो मेरे को दिख रहा है क्योंकि CM DM इक्वल है। हाँ, CPCT से यहाँ से कुछ निकालो। इसमें अगर यहाँ से मैं CB देख रही हूँ, इसकी साइड CB नहीं, AB चाहिए ना मुझे। AB इसके फर्स्ट एंड थर्ड वर्टेक्स को देख रही हूँ, तो इसके भी फर्स्ट एंड थर्ड वर्टेक्स इक्वल होने चाहिए DC। AB DC के क्या आ रहा है, इक्वल आ रहा है ना CPCT से, बड़े वाले ट्रायंगल में इसका AB और DC। अब देखो अगर मैं इन दोनों का हाफ हाफ कर दूँ AB और DC का, क्योंकि AB DC के बराबर है, AB और DC बराबर है, तो अगर मैं इन दोनों का हाफ AB और हाफ DC कर दूँ तो वो भी बराबर हो जाएंगे, है कि नहीं। हाफ AB और हाफ DC भी बराबर, और हाफ AB की जगह तो मैंने क्या लिख दिया, देखो AM और BM अगर बराबर है, AM और BM, तो पूरे AB का क्या होना चाहिए, हाफ होना चाहिए, है कि नहीं। कोई भी लाइन में अगर M मिड है तो वो दो इक्वल पार्ट में तो बांटते हैं, जो छोटा वाला पार्ट होता है पूरे बड़े का क्या होता है, आधा होता है, ये तो पता होगा आपको। हाफ AB ऐसे DM CM के बराबर है, वो हाफ DC लिख सकते हो, है कि नहीं। तो यहाँ पे हाफ AB की जगह तो मैंने क्या यूज़ करना चाहिए, AM, और हाफ DC की जगह मेरे को क्वेश्चन में प्रूफ क्या करना है, मुझे CM लाना है ना। तो हाफ DC की जगह मैं DM CM दोनों लिख सकती थी, बट मेरे को CM चाहिए, तो मैंने यहाँ पे CM लिख दिया। चाहे इसको ऐसे ही रहने दो, CM क्या आ जाएगा, हाफ AB। CM क्या आ जाएगा, हाफ AB। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन 33। फाइंड द वैल्यू ऑफ 7 डिग्री प्लस 5 डिग्री अपॉन 2। डिग्री नहीं है ये पावर 0 है, डिग्री नहीं है ये। 7 की पावर 0, 5 की पावर 0, 2 की पावर 0। जब भी किसी भी नंबर x की पावर 0 है, जब भी किसी भी वेरिएबल किसी भी नंबर की पावर 0 है, तो उसका रिजल्ट 1 होता है। ठीक है, x की पावर 0 किसी भी नंबर की 0 पावर 1 होता है उसका आंसर। तो 7 की पावर 0 1, 5 की पावर 0 1 होता है, 2 की पावर 0 1 होता है, तो 1 और 1 2 अपॉन 1, यानी 2 आंसर आ जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 49 पे 1/3, 7 पे 1/3। एक्सपोनेंट के रूल में बताया था आपको, अगर x पे भी m पावर है और y पे भी m पावर है, तो पावर अगर सेम है तो x y को एक साथ लिख के पावर को एक बार लिखते हैं। अगर ये मल्टीप्लाई या डिवाइड है तभी ये रूल लगता है। अब ये मल्टीप्लाई है तो ये इनको इकट्ठा पावर को एक बार लिख दो, तो यानी 49 और 7 को तो इकट्ठा और 1/3 को एक बार। अब 49 को क्या लिख सकते हैं, 7 × 7 और एक 7 और है कि पावर 1/3। 7 7 7 कितनी बार है, 7 3 बार है, और ये पावर इससे मल्टीप्लाई हो जाएगी। ये पावर 7 की 3 था और ये एक पावर और है सामने, तो इंटू हो जाएगी, कट गया, तो 7 आंसर आ जाएगा। इस क्वेश्चन को चाहो तो आप एक और तरीके से कर सकते थे, 49 1/3 × 7 1/3। 7 इस 49 को कैसे लिखते हैं, 7 की पावर 2 साथ में 1/3 इंटू 7 की पावर 1/3। 7 के सामने सामने मल्टीप्लाई हुई, 2 1 जा 2/3 और 7 की पावर 1/3। अब एक्सपोनेंट का ये वाला रूल लगेगा, अगर बेस सेम हो बट पावर अलग अलग हो तो बेस को एक बार, अभी तो पावर एक जैसी थी तो मैंने पावर को एक बार लिखा, बेस को एक साथ लिख दिया, और ये रूल मल्टीप्लाई डिवाइड पे ही लगता है। ऐसे ही अगर मल्टीप्लाई डिवाइड है यहाँ भी, तो ये रूल जब बेस तो एक सेम हो तो एक बार लिखो, पावर को आपस में क्या कर दो, मल्टीप्लाई है तो प्लस कर दो, और अगर डिवाइड होता तो माइनस करते हैं पावर को। तो ऐसे भी कर सकते थे आप इस क्वेश्चन को। तो 7 की पावर 2/3 और 1/3 को जोड़ के 3/3 और कट के 1, तो 7 ही आंसर आ जाता। तो ऐसे भी हो सकता था ये क्वेश्चन।
बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 और 4 के बीच में आपको बोले हैं 3 और 4 के बीच में 4 रेशनल नंबर निकालो। तो जब भी ऐसे को 2 नंबर्स के बीच में रेशनल नंबर निकालने होते तो कैसे करते हैं ये मैंने सिखा रखा है आपको। पहले तो आप इनके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो 1 1 लगा दो, ठीक है। अब 4 रेशनल नंबर चाहिए ना, अगर 4 रेशनल नंबर चाहिए तो मेरे को कम से कम 5 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनाना पड़ेगा। तो नीचे 1 1 है तो मेरे को 4 चाहिए, तो मैं 5 से, जरूर नहीं 5 से 6 से भी कर सकते हो, 7 से भी कर सकते हो ऊपर नीचे, बट कम से कम 5 से तो करना पड़ेगा क्योंकि 4 चाहिए क्वेश्चन में, ठीक है। तो इसको 5 से ऊपर नीचे किया तो 5 1 जा 5, 3 5 जा 15। ऐसे इसको भी 5 से किया क्योंकि इसके नीचे 5 आया है तो इसके नीचे भी 5 ही आना चाहिए डिनोमिनेटर में, तो ये 5, 4 5 जा 20। अब 15 और 20 के बीच में कौन कौन से नंबर मिलेंगे आपको? 16 17 18 19 मिल गए ना 4, और सबके अपॉन में क्या आ रहा है? 5 आ रहा है। मान लो यहाँ पे 5 से ना करके 6 से क्या होता, तो 3 6 जा 18 6, ऐसी 4 6 जा 24 अपॉन 6, तो ये 18 से 24 के बीच में 19 20 21 22 और अपॉन में सबके 6 आ जाता, ठीक है। ऐसे भी कर सकते थे, तो जरूरी नहीं 5 से ही करना है, बट 4 चाहिए तो कम से कम 5 से तो करना पड़ेगा, 5 चाहिए होता तो कम से कम 6 से करना होता। तो ऐसे करके ये रेशनल नंबर्स आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हिस्टोग्राम बनाना है। अब यहाँ पे हिस्टोग्राम को ध्यान से देखो, अगर हिस्टोग्राम बनाना है तो कैसे बनाते हैं। तो अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर देना वीडियो, ताकि उनको कंप्लीट रिवीजन हो सके, कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए। पार्ट 1 ज़रूर चेक कर लेना, इसका प्लेलिस्ट को ज़रूर चेक करना। वीडियो को शेयर नहीं कर रहे हो, लाइक करो ज़्यादा से ज़्यादा। अब यहाँ पे मेरे को देखो हिस्टोग्राम बनाना है, लेकिन ये हिस्टोग्राम में मुझे दिख रहा है कॉन्टिन्यूस नहीं है ये क्लास इंटरवल। देखो यहाँ 1 से 2, फिर 2 से 3, 3 से 5, 5 से 7, 7 से 10, 10 से 15, 15 से 17, गैप बहुत चेंज होता जा रहा है ना। यहाँ पहले 1 का गैप है, फिर 1 का, फिर 2 का गैप आ गया, फिर 3 का गैप आ गया, फिर 5 का, फिर 2 का। तो जब ऐसे होते ना कि अलग अलग डिसकॉन्टिन्यूस इंटरवल्स होते हैं, एक होते हैं कॉन्टिन्यूस। कॉन्टिन्यूस में तो बहुत ही सिंपल हो जाता है। कॉन्टिन्यूस अगर क्लास इंटरवल्स है, यानी कि 10 से 20, फिर 20 से 30, यानी सब में 10 10 का अगर गैप है तो वो कॉन्टिन्यूस होती है। तो कॉन्टिन्यूस में तो क्लास मतलब हिस्टोग्राम आसानी से बन जाते हैं। बट यहाँ पे ये कॉन्टिन्यूस नहीं है, ये डिसकॉन्टिन्यूस है। यहाँ पे 1 का गैप है, फिर 2 का गैप आ रहा है, फिर 3 का आ रहा है, फिर 5 का आ रहा है, तो बहुत अलग अलग गैप आ रहा है। तो यहाँ पे कॉन्टिन्यूस वाला नहीं है। कॉन्टिन्यूस में तो विड्थ सेम होती है। विड्थ क्या होती है? सेम होती है, विड्थ सेम होती है। बट यहाँ पे विड्थ अलग है, तो इसलिए विड्थ निकालनी पड़ेगी आपको। डिसकॉन्टिन्यूस में आपको एक विड्थ निकालनी पड़ती है और एक आपको एडजस्टेड फ्रीक्वेंसीज निकालनी पड़ती है। तो विड्थ निकालो पहले। विड्थ का मतलब यहाँ इनका साइज, क्लास साइज कितना कितना, 1 का गैप है, फिर इनमें भी 1 का गैप है, 3 से 5 में 2 का गैप है, 5 से 7 में 2 का गैप है, 7 से 10 में 3 का गैप है। क्लास साइज या विड्थ कहते हैं उसको, ठीक है। 10 से 15 में 5 का है, फिर 15 से 17 में 2 का है। तो कॉन्टिन्यूस में विड्थ सेम होती है, क्लास साइज सेम होता है, ठीक है। लेकिन डिसकॉन्टिन्यूस जब आ जाए तो विड्थ अलग होती है, तो इसलिए यहाँ पे लिखनी होती है विड्थ। उसके बाद एडजस्ट, ये फ्रीक्वेंसी नहीं यूज़ करेंगे हम, ये वाली एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी निकालेंगे। इसको निकालने का तरीका मैं बताती हूँ। फ्रीक्वेंसी को विड्थ से डिवाइड कर दो, फ्रीक्वेंसी को विड्थ से डिवाइड, ठीक है। फ्रीक्वेंसी को विड्थ से डिवाइड करो, सबको कर लो पहले। फ्रीक्वेंसी को विड्थ से डिवाइड, फ्रीक्वेंसी को विड्थ से डिवाइड, इस फ्रीक्वेंसी को इस विड्थ से डिवाइड, फ्रीक्वेंसी को विड्थ से डिवाइड, फ्रीक्वेंसी को विड्थ से डिवाइड, और इस फ्रीक्वेंसी को विड्थ से डिवाइड, ठीक है। उसके बाद जो मिनिमम विड्थ है, मिनिमम विड्थ कितनी है इसमें, ये विड्थ है ना, मिनिमम कितनी है? मिनिमम आपकी 1 है, मैक्सिमम 5 है, बट मिनिमम तो 1 है ना, तो मिनिमम 1 है। तो जो मिनिमम आती है उसको यहाँ सबसे मल्टीप्लाई करना चाहिए। तो इस तरीके से हमारी एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी आ जाती है। फॉर्मूला समझ आया एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी का? एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी कैसे निकलती है? एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए आपको पहले फ्रीक्वेंसीज को, जो भी विड्थ होती है उससे पहले डिवाइड करो, और फिर जो मिनिमम विड्थ होती है उससे मल्टीप्लाई करते हैं। तो इस तरीके से हमारी
एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी निकल जाती है। और यही हम यूज़ करते हैं अपने हिस्टोग्राम बनाने में जब भी डिसकॉन्टिन्यूस क्लास इंटरवल्स होती है। तो जब भी आपको देखिए ये गैप अलग अलग है ना, तो फिर आपको डायरेक्ट हिस्टोग्राम नहीं बनाने लग जाना, आपको पहले विड्थ निकालनी है, एडजस्टेड फ्रीक्वेंसीज निकालनी है, और फिर हमारी एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी को सॉल्व कर लेते हैं। तो पहले इसको इससे डिवाइड किया, फिर मिनिमम विड्थ से मल्टीप्लाई किया। 5 1 जा 5, 5 आ जाएगा, 3 1 जा 3 आ जाएगा, 6 1 जा 6, 2 से डिवाइड करोगे तो 3 आ जाएगा, 2 से डिवाइड हो रहा है ना, 2 6 जा 6 आ जाएगा, 3 3 जा 9 है, ये 3 3 जा तो 3 आ जाएगा, ये 1 ही है तो ये इसका कोई रोल नहीं है। 5 2 जा 5/10 है ना, तो 2 आ जाएगा, 2 7 जा 7 आ जाएगा। तो ऐसे करके आपको ये एडजस्टेड फ्रीक्वेंसीज निकालनी है। अब आपको मैंने क्या बताया, हिस्टोग्राम में नीचे तो क्लास इंटरवल रखते हैं, एक्स एक्सिस पे हिस्टोग्राम में क्लास इंटरवल रखते हैं, पॉलीगन में एक्स एक्सिस पे क्लास मार्क्स रखते हैं। ये याद रखना, मैं बहुत बार बता चुकी हूँ। पॉलीगन में एक्स एक्सिस पे क्लास मार्क रखते हैं, 1 नंबर का क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं कई बार। तो एक्स एक्सिस पे क्लास इंटरवल कब रखते हैं, जब हिस्टोग्राम बनाने होते हैं। एक्स एक्सिस पे क्लास इंटरवल और वाई एक्सिस पे फ्रीक्वेंसीज, ये तो हम हिस्टोग्राम के लिए करते हैं, याद रखना इसको। और एक्स एक्सिस को सबको पता है ना, एब्सिसा कहते हैं। एब्सिसा में क्लास इंटरवल रखते हैं हिस्टोग्राम में, और फ्रीक्वेंसीज किस में रखते हैं, ऑर्डिनेट या वाई एक्सिस पे, ठीक है, हिस्टोग्राम के लिए। और पॉलीगन के लिए क्या करते हैं हम, पॉलीगन के लिए एक्स एक्सिस पे हम रखते हैं क्लास मार्क्स, जो कि निकालते हैं लोअर लिमिट अपर लिमिट डिवाइड बाई 2, और वाई एक्सिस पे हम यहाँ पे भी फ्रीक्वेंसी रखते हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन हिस्टोग्राम में एक्स्ट्रा आता है पेपर में, कॉन्टिन्यूस अगर क्लास इंटरवल्स है, कॉन्टिन्यूस क्लास इंटरवल है या कॉन्टिन्यूस क्लासेस है, तो हिस्टोग्राम का जो एरिया है वो किस पे डिपेंड करता है, हिस्टोग्राम का एरिया किस पे डिपेंड करता है, ये क्वेश्चन आता है पेपर में कॉन्टिन्यूस में। ये रूल तब कॉन्टिन्यूस में लगेगा। अब कॉन्टिन्यूस में मैंने बताया विड्थ सबकी सेम होती है, विड्थ सबकी सेम होती है। अब कोई भी हिस्टोग्राम है उसके अंदर ऐसे ऐसे करके ये डब्बे बने होते हैं, रेक्टेंगल्स बने होते हैं, रेक्टेंगल का एरिया किस पे डिपेंड करता है, कोई भी एरिया लेंथ इनटू ब्रेथ। अब ब्रेथ तो सेम है तो एरिया जस्ट किस पे डिपेंड करेगा, लेंथ पे। लेंथ देखो, इसकी ये जो लेंथ है, जितना ज़्यादा लेंथ वाला हिस्टोग्राम बनेगा उतना ज़्यादा उसका एरिया होगा, क्योंकि ब्रेथ तो सेम है, ब्रेथ तो सेम है कि नहीं। ब्रेथ सेम है क्योंकि कॉन्टिन्यूस है, तो विड्थ पे तो डिपेंड नहीं करेगा। तो हिस्टोग्राम का एरिया डिपेंड करेगा उसकी लेंथ पे, और लेंथ किस पे डिपेंड करेगी, लेंथ का मतलब लेंथ किस पे, लेंथ तो फ्रीक्वेंसीज पे डिपेंड करती है, जितना ज़्यादा लंबा यानी उतनी ज़्यादा उसकी फ्रीक्वेंसी, तो यानी फ्रीक्वेंसीज पे डिपेंड करता है। याद रहेगा, हिस्टोग्राम का एरिया अगर कॉन्टिन्यूस क्लासेस है तो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करेगा, ये याद रखना। तो यहाँ पे एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी अगर सबको आ गई है तो कमेंट करके ज़रूर बताना कैसे निकलती है। अब हम इसका एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी, अब ये वाली फ्रीक्वेंसी हमें वाई एक्सिस पे नहीं लेनी है, याद रखना कौन सी फ्रीक्वेंसी हमें वाई एक्सिस पे लेनी है, एडजस्टेड वाली, एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी लेनी है यहाँ पे, और नीचे तो क्लास इंटरवल जो है वही लेनी है। अब लेकिन ये 1 से 2, 2 से 3 अलग अलग गैप है, तो मैं ना क्या करूँगी, 1 से 17 है ना, तो 2 2 का गैप ले लेती हूँ। अब क्योंकि मुझे तो ग्राफ पेपर में बनाने तो गैप तो इक्वल रखने पड़ेंगे, तो 1 से 17 का मतलब 2 2 का गैप बहुत है, तो हमें इसका 2 2 का गैप ले लेना है। क्लास इंटरवल 2, जो डार्क लाइन होगी ग्राफ की, 2 4 6 8 10 12 14 16 18, ठीक है। अब यहाँ पे ये 0 होता है, और बाकी फ्रीक्वेंसी ये नहीं लेनी है, फ्रीक्वेंसी तो ये एडजस्टेड वाली लेनी है। ये सबसे छोटी कितनी आई है 2, और सबसे बड़ी कितनी आई 7, 2 से 7 यानी 1 1 का गैप बहुत है, तो यहाँ पे हम 1 1 का ही गैप लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। अब हिस्टोग्राम में तो बॉक्सेस बनेंगे, पॉलीगन में हम पॉइंट लगाते हैं बट हिस्टोग्राम में बॉक्सेस बनाएंगे। तो पहले तो 2 से हमें पहले वाला कितना है, 1 से 2 है ना, 1 से 2, 1 से 2 तो मैंने तो 2 2 2 का गैप लिया, तो 1 तो यहाँ पे कहीं बीच में आएगा ना, 0 से 2, तो ये 1 है। तो 1 से लेके कितना वाला है ये, 1 से 2 वाला बॉक्स है ये, तो 1 से 2 यानी अपने इसकी विड्थ इतनी होगी 1 से 2,
और हाइट कहाँ तक जाएगी, इस वाले 5 तक नहीं, इस वाले 5 तक, ये वाले पे लेना है 5, 5 का मतलब यहाँ तक, इसकी स्केल से बनाना है, इसकी हाइट 5 तक जा रही है और विड्थ इसकी 1 से 2 ही रहेगी। उसके बाद दूसरा वाला क्या है, 2 से 3, 2 से 3, 2 से 3 पे 3 तक की हाइट लेनी है। तो 2 से 4 है, 3 इसके बीच में आएगा, तो 2 से 3 वाली विड्थ लेनी है और हाइट कितनी लेनी है, हाइट 3 लेनी है। इसका बॉक्स से ऐसे चिपका के बनते हैं हिस्टोग्राम। बार ग्राफ होते तो गैप छूट जाते हैं, बट हिस्टोग्राम तो आपके एक दूसरे के साथ बिना गैप के बनते हैं, ठीक है। फिर ये 3 से अगला वाला कितना है, 3 से 5, 3 से 5 पे आपका कौन सी एडजस्टेड फ्रिक्वेंसी 3 आ रही है, 3 से 5, ये 3 है ना आपका, 2 से ये 3 है, तो 3 से 5, ये 4 और 6 के बीच में 5 आ जाएगा। तो अब इसकी विड्थ चेंज हो गई, 3 से 5 हो गई, तो 3 से 5 पे कितना, 3 है, 3 का मतलब इतना ही आएगा। 3 से 5 देखो विड्थ चेंज हो गई ना, इस वाले हिस्टोग्राम की बड़ी हो गई थोड़ी सी। फिर 5 से लेके कहाँ तक है, 7 तक का विड्थ का बनाना है, 5 से 7, 5 ये रहा और 7 यहाँ पे आएगा। अब 5 से 7 विड्थ का हिस्टोग्राम कहाँ तक हाइट लेके जानी है इसकी, 6 तक, तो 6 तो आपका थोड़ा बड़ा ही बन जाएगा। स्केल से बनाना साफ साफ। उसके बाद 7 से 10 है अगला वाला, 7 से 10, 7 से 10 पे कितना है, 7 से 10 पे 3 है, 7 से 10 इतनी हाइट हो जाएगी। अब 7 से 10 फिर इसको कहाँ तक बढ़ाना है, 3 तक ही बढ़ाना है इसको भी, 3 तक, मतलब ये बन जाएगा। फिर 10 से 15 बनाना है, 10 से 15 पे 2 है, तो 10 से 15 में देखो विड्थ यहाँ तक चली जाएगी, 14 से 16 के बीच में आएगा ना 15, तो यहाँ से और 2 इसकी लेंथ आएगी, हाइट कितनी आएगी, 2 आएगी। फिर 15 से 17, 15 से 17 मतलब यहाँ पे आएगा, 15 से 17 पे 7 हाइट तक जाएगा, ये 7 तो यहाँ पे आएगी ना, 7 ये ग्राफ पे बनेंगे, स्केल से बनाने होंगे प्रॉपर, तो ऐसे करके आपको ये बनाने हैं, ठीक है। तो ये देखो, ये डिसकंटिन्यूस वाले कोई कम हाइट, कोई कम विड्थ के बनेंगे, कोई ज़्यादा विड्थ के, कोई और ज़्यादा विड्थ के, तो इस तरीके से बनेंगे। क्वेश्चन 35 देखेंगे। इफ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू लाइन्स सच दैट द बाइसेक्टर ऑफ ए पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर पैरेलल देन प्रूव दैट टू लाइन्स आर पैरेलल। बोला कि अगर एक ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट करे 2 लाइन को और इस तरीके से कि जो बाइसेक्टर है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल के वो पैरेलल हो, तो प्रूव करो वो जो लाइन्स है वो भी पैरेलल हो। तो ये क्वेश्चन मैंने असर्शन रीजन में प्रीवियस वीडियो में भी सिखाया था आपको, एक बार फिर से समझ लो क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। क्वेश्चन 35 पहले तो बोला है कि आपको एक ट्रांसवर्सल है, 2 लाइन को इंटरसेक्ट कर रही है, ट्रांसवर्सल है, 2 लाइन अभी नहीं पता हमें वो 2 लाइन पैरेलल है कि नहीं, एक ट्रांसवर्सल ने इंटरसेक्ट किया, ठीक है, ये ट्रांसवर्सल है, एल और एम अभी बोला नहीं है इन्होंने पैरेलल है, इन्होंने बोला ट्रांसवर्सल मान लो एन है, वो उसको कट कर रही है। उसके बाद सच इस तरीके से काट रही है, सच द बाइसेक्टर ऑफ पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर पैरेलल, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स के बाइसेक्टर्स पैरेलल आ रहे हैं। अच्छा, अगर मान लो ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल होते, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल मतलब समझ में आता है ना, अगर ये लाइन के ऊपर है तो ये भी लाइन के सेम साइड के ऊपर बनना चाहिए, इस टाइप के पेयर जो बनते हैं वो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल होते हैं। इन्होंने ये जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है, मान लो 1 और 3 मान लो 1 और 2 मान लो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है, मान लो 1 और 2 क्या है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है। तो अगर ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है तो उनके बाइसेक्टर का मतलब उनके आधे आधे कर दो, आधा एंगल 1 का भी कर दो, एंगल 1 का भी आधा कर दो और एंगल 2 का भी आधा कर दो, तो बाइसेक्टर्स मिल जाएंगे। तो एंगल 1 का आधा करने का मतलब ये रे काट के जा रही होगी, इसको मान लो ये एक्स लाइन है और ये मान लो वाई लाइन है। हाफ ऑफ एंगल 1, पहले एंगल 1 एंगल 2 के बराबर थे, अब एंगल 1 का हाफ, इसको कुछ नाम दो, एंगल 1 के हाफ को एंगल 3 नाम दे देती हूँ, इसको एंगल 4 नाम दे देती हूँ। तो एंगल 3 और 4 भी क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, है कि नहीं, बाइसेक्टर्स है, क्योंकि ये बाइसेक्टर्स है तो आधे आधे होंगे, और अगर ये दोनों इक्वल है तो उनके आधे आधे भी इक्वल है, तो बाइसेक्टर्स भी इक्वल आ जाएंगे। समझ आया?
बाइसेक्टर भी इक्वल आ जाएंगे। तो एंगल 3 और 4, अब देखो एंगल 3 इस लाइन के साथ बन रहा है और एंगल 4 आपका इस लाइन के साथ बन रहा है। और अब की यार ये वाली ट्रांसवर्सल को अगर कंसीडर करूँ, ये 3 और 4 भी तो आपस में क्या बना रही है, ये भी देखो इस लाइन के नीचे बन रहा है और ये भी इस लाइन के नीचे वाला लिया है। तो 3 और 4 भी क्या बना रही है, फॉर्म कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, है ना। क्या बना रही है, ये भी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। क्या हो गया, बाइसेक्टर पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर पैरेलल। बाइसेक्टर पैरेलल दिए हुए हैं आपको। अच्छा, यहाँ पे मेरे को बाइसेक्टर पैरेलल दिए हुए हैं। अच्छा, इस क्वेश्चन में मेरे को बाइसेक्टर पैरेलल दिए हुए हैं, यानी ये वाला बाइसेक्टर इसके पैरेलल है। मान लो ये एल था, ये एम था, ये एन थी ट्रांसवर्सल, तो ये मैंने क्या मानी है, इसे पी क्यू मान ले, पी क्यू पैरेलल बोल दिए। और कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इसके क्या बन रहे होंगे, इसका मान लो ये 1 बन रहा होगा और ये 2 बन रहा होगा, 1 और 2 बन रहा होगा कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, क्योंकि ये पैरेलल लाइन बोल दी। अब की यार बाइसेक्टर्स पैरेलल दिए हुए हैं, यहाँ मैंने एल और एम को पैरेलल ले लिया था। अगर एल और एम पैरेलल दिए होते तो हम ऐसे करते इस क्वेश्चन को, बट अगर मेरे को अब बाइसेक्टर वाली लाइन पैरेलल दी तो पहले बाइसेक्टर को पैरेलल लेके चलना है, फिर इससे इस बाइसेक्टर के ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल के पेयर ये बनेंगे ना, ये लाइन के ऊपर, ये भी इस लाइन के ऊपर, तो ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल दे रखे हैं। अब इनका मुझे डबल डबल कर लेना है, यहाँ हाफ हाफ नहीं करना, डबल डबल करना है, ताकि ये पूरा ये वाला एंगल बन जाए, ये वाला। तो अब हाफ नहीं करना, अगर बाइसेक्टर पैरेलल प्रूफ करने होते तब तो हम आधा आधा लेते हैं इन बड़े एंगल्स का। अब हमें बाइसेक्टर वाले तो पैरेलल दे रखे हैं, तो हमने छोटे वाले इक्वल करे और फिर हम डबल डबल करके ये बड़े वाले बनाएंगे। तो इसका बड़ा वाला एंगल क्या है, इसको नाम 3 दे दो, इसको नाम 4 दे दो, तो ये 3 और 4 इक्वल हो जाएगा। अब अगर 3 और 4 इक्वल है तो ये क्या बना रहे हैं, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल बना रहे हैं। और अगर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल अब इन लाइनों पर बन रहे हैं ना, तो एल और एम भी क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी। तो इस तरीके से आपको ये इक्वल पैरेलल प्रूव करना है। तो क्वेश्चन कभी कभी इससे इस पे जाता है और कभी इसमें ट्रांसवर्स ये वाले पैरेलल दिए हुए हैं, ये वाले प्रूव करने थे, तो ऐसे करना है इस क्वेश्चन को। आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, लाइक करो, एंड अगर समझ नहीं आया कोई क्वेश्चन तो एक बार फिर से थोड़ा देर के लिए पॉज करके वीडियो को दोबारा से बैक करके देखो, तो आपको फिर से समझ आ जाएंगे। एंड पार्ट 1 को ज़रूर चेक कर लेना, इंपॉर्टेंट है। प्लेलिस्ट को ज़रूर चेक कर लो, चेक करने का मतलब पहले देखो फिर अपने आप प्रैक्टिस भी करो उन क्वेश्चंस की। 3 से 4 प्लेलिस्ट में से PYQs कर लोगे तो आपका मिड टर्म क्या फाइनल एग्जाम भी बहुत अच्छा चला जाएगा। तो आई होप सबको समझ आ गया होगा, अच्छी तरीके से करेंगे। यहाँ पे सेक्शन ई के केस बेस्ड क्वेश्चंस है, इसको मैं जल्दी से एक क्वेश्चन को डिस्कस कर लेती हूँ इसी में ही। यहाँ पे आपको पता है 2 लाइनें जब भी इंटरसेक्टिंग होती है आपको पता है जब भी 2 लाइन इंटरसेक्टिंग होती है तो उनके वर्टिकली पेयर इक्वल होते हैं। तो ये वाला वर्टिकली 2z, देखो ये वाला इस लाइन से बनना ना, 2z इस पूरे के इक्वल होगा, तो 2z मेरा 60 + y होगा, 60 + y। तो यहाँ से y अभी तो निकल के नहीं आएगा क्योंकि y अभी पता ही नहीं है। अच्छा, y यहाँ से इस AB लाइन से निकल के आ सकता है। 4y y और 60 ये तीनों क्या बना रहे हैं, ये तीनों आपके लीनियर पेयर नहीं, लाइन एंगल बना रहे हैं ना। ये AB लाइन में तीनों एंगल 180 बना रहे हैं। तो यहाँ से y निकल जाएगा, 5y + 60 = 180। तो ये 5y यहीं रहेगा, 180 - 60 120। तो y आ गया 5 से डिवाइड करके 24। तो पहले तो आपको y की वैल्यू पूछी है तो ये आएगी 24, है ना। 5y = 120, 24 आएगी। उसके बाद x की भी पूछी है, तो देखो x तो 4y के बराबर है ना, वर्टिकली अपोजिट x 4y के बराबर है। तो x 4 × y, y कितना आया 24, 96 आ जाएगा। x कितना आ जाएगा 96। उसके बाद z भी निकालना है, तो z किसके बराबर है 2z 60 + y, तो 2z 60 + y, 60 + y कितना आया था मेरा
24, तो 2z60 प्लस 24, तो ये आ जाएगा 84 और 2 से डिवाइड करके, तो ये आ जाएगा 42 है इसका आंसर। 2z 42 आ जाएगा। उसके बाद x प्लस 2z, x कितना आया मेरा 96 और 2z कितना आया 42, 84 आया ना, तो इसे ऐड कर लो, 10 से ज़्यादा 180 आ जाएगा x प्लस 2z। x 96 आया, 2z 84 था, 96 और 84 कितना होता है 180 है इसका आंसर। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन करना था। वर्टिकली अपोजिट और लीनियर की प्रॉपर्टी लगानी थी आपको। यहाँ पे ये वाला केस बेस्ड क्वेश्चन देखो, यहाँ पे इक्वेशन दी है y इक्वल टू 12x, y इक्वल टू 12x में आपको x रखना है, y की वैल्यू निकलती जाती है ना। तो सबसे पहले तो आपको इक्वेशन दी है y इक्वल टू 12x और आपको इसे ax प्लस बी वाई प्लस सी की फॉर्म में लाना होता है। कैसे करते हैं इस क्वेश्चन को, ये इक्वेशन दी है y इक्वल टू 12x और आपको ax बी वाई प्लस सी की फॉर्म में लाना है। तो पहले तो ax बी वाई प्लस सी का मतलब x पहले फिर y फिर कांस्टेंट। अब x पहले है तो 12x और y को इधर ही लेके जाओ, क्योंकि ये फॉर्म तभी बनेगी जब सारे एक तरफ होंगे। तो ये y प्लस है तो यहाँ के माइनस, एंड कांस्टेंट तो कुछ है ही नहीं तो 0 c लिख दो, कांस्टेंट तो कुछ है ही नहीं, इक्वल टू 0। तो ये फॉर्म बन गई ना इसकी। अब इसमें से a b c देख लो, x के साथ है वो a है तो a कितना है 12 है, b कितना है b इसमें y के साथ 1, आगे कुछ नहीं है ना, 1 है, 1 का मतलब -1 है तो b -1 आ जाएगा। और c इसका 0 है, तो ये a b c निकल जाएंगे। पहले तो ये फॉर्म बनानी है, बना दी मैंने, और फिर ये a b c निकाल दिए, ठीक है। उसके बाद अगर उसने 120 किलोमीटर किया तो कितना उसको पे करना है। तो देखो यहाँ पे y और x में से किलोमीटर में क्या चीज़ है, x तो किलोमीटर है आपका, x क्या है किलोमीटर, और फेयर क्या है y है, फेयर y है, और इक्वेशन ये है। तो x किलोमीटर है आपकी, तो y इक्वल टू 12x, तो x कितना दे दिया इन्होंने 120, तो फेयर आ जाएगा आपका 144 0, इतना फेयर आ जाएगा। फेयर पूछा है ना, कितना पे करना है उसे, तो x दिया हुआ, किलोमीटर में x है आपका, तो फेयर y इक्वल टू 12x, तो x की वैल्यू रख देनी है। उसके बाद फोर्थ है, इफ़ शी पेड 216 एज फेयर, कितना डिस्टेंस वो कवर करेगी। अब क्या फेयर y दिया हुआ है, फेयर मतलब y दिया हुआ है आपको 216, फेयर मतलब y दिया हुआ है और x निकालना है। तो y इक्वल टू 12x, y कितना दिया है 216 एंड x आपको निकालना है। तो x निकालना है तो 216 से 12 को डिवाइड कर दो, तो 12 से करो, 12 1 ज़ा 12, कितना बचा 96, 8 पे 18 आंसर आएगा इसका। तो किलोमीटर का मतलब x दिया था, y आपको निकालना था, यहाँ y दिया है और x निकालना है, ठीक है। तो ये तो आपको आता ही होगा। अगला क्वेश्चन में लेंथ दी है और नंबर ऑफ प्लांट्स दी है। अब यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा गया है विच टाइप ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल इज गिवन बिलो, कौन सा टाइप का फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अब देखो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे 9.3 से 9.7 पे ख़त्म हुआ है। अब यहाँ पे जो इसकी अपर लिमिट है इससे मैच नहीं कर रही ना, ये अपर लिमिट अलग है और ये लोअर लिमिट अलग है। अगर मान लो ये होता 10 से 20 और फिर नेक्स्ट 20 से शुरू होकर 30, फिर ये 30 पे ख़त्म है तो नेक्स्ट वाला 30 से 40। तो ऐसे में मैंने आपको बताया था कि ये जो अपर लिमिट होती है नेक्स्ट अगर यहाँ की अपर लिमिट यहाँ की लोअर लिमिट है तो ये एक्सक्लूसिव सीरीज़ होती है। कौन सी सीरीज़ होती है ये एक्सक्लूसिव। इसमें अगर मैं कहूँ 20 किस में इंक्लूडेड है तो 20 आपका
अपर में नहीं इंक्लूडेड है, लोअर में जहाँ पे आएगा लोअर लिमिट हमेशा इंक्लूडेड होती है। तो 20 आपको कहाँ मिलेगा, इस वाले में मिलेगा। क्वेश्चन एक कई बार ऐसे आता है 10 to 20 और 20 to 30 में 20 कहाँ मिलेगा, तो 20 आपको इसमें इंक्लूडेड नहीं होगा, वो इसमें इंक्लूडेड होगा। बट ये जो सीरीज जो है ना, जब जिसमें ये वाला अपर और जहाँ पे ये खत्म हो वहाँ पे शुरू हो जाए तो ये एक्सक्लूसिव सीरीज होती है। बट यहाँ पे आपको ऐसा नहीं दिख रहा होगा, यहाँ पे ये 9.7 है अपर लिमिट, जबकि इसकी लोअर लिमिट 9.7 नहीं है, 9.8 है। तो अगर ये डिफरेंट है तो ये आपकी इंक्लूसिव, ये एक्सक्लूसिव नहीं होगी, ये इंक्लूसिव होगी, ये याद रखना। ये कैसी सीरीज होगी, ये इंक्लूसिव होगी। तो इन्होंने पूछा ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल कैसा है, तो ये इंक्लूसिव है। क्यों? क्योंकि अपर और लोअर, पहले वाले का अपर दूसरे के लोअर से मैच नहीं कर रहा, तो ये इंक्लूसिव। अगर मैच कर जाता तो ये एक्सक्लूसिव होती। आगे देखो अगला क्वेश्चन, हाउ मेनी प्लांट ग्रो इन द लेंथ लेस देन 12। लेस देन 12 पे कितने प्लांट ग्रो कर रहे हैं? लेस देन 12 मतलब लेस देन 12 तो ये सारे ही है, देखो सारी 11.2 है लास्ट, तो लेस देन 12 तो ये सारे ही है। तो इन सबको टोटल कर लो, 2 5 7 7 12 19 और 16 कितना होता है, 19 और 16 35 आएगा इसका आंसर, है ना। व्हाट इज द क्लास मार्क ऑफ क्लास इंटरवल दिस एंड दिस। क्लास मार्क निकालने का फॉर्मूला लोअर अपर डिवाइड बाई 2। तो लोअर और अपर को ऐड करो और 2 से डिवाइड कर दो, तो कितना आएगा, ये 8 2 10 10 10 10.2 यानी 5 आ जाएगा इसका आंसर। और फिर बोला हाउ मेनी प्लांट ग्रो इन लेंथ मोर देन 10.2, मोर देन 10.2, मोर देन 10.2, 10.2 कहाँ पे है, देखो 10.2 यहाँ पे, इससे मोर बोला तो ये दोनों लेने हैं। तो 12 और 16 को ऐड करो, 28 आएगा इसका आंसर। ठीक है, तो ऐसे करके आपको ये टेबल से रिलेटेड क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। आई होप केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन भी आपको समझ आ गए होंगे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना, लाइक कर देना, अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर लेना। विद कंसेप्ट है, डिटेल्ड सोल्यूशन है, ऐसे ही आपको इसके पार्ट 1 में भी मिलेंगे। प्लेलिस्ट सेक्शन को ज़रूर चेक करना, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है। आई होप आपका पेपर अच्छा जाए, एंड जिनके एग्ज़ाम कल हो जाएंगे वो अपने क्वेश्चन पेपर सेंड कर सकते हैं, एंड सबसे पहले चैनल पर आपको उसका सोल्यूशन मिल जाएगा। तो ज़रूर चेक कर लेना कल आके अपने क्वेश्चन पेपर्स के आंसर्स। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो फ्रेंड्स को, ताकि उनकी हेल्प हो सके। एंड चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करके जाना, एंड वीडियो को लाइक करना, कम से कम 1000 लाइक तो कम से कम करने हैं। और आपको नेक्स्ट कल आपके क्वेश्चन पेपर का सोल्यूशन भी मिल जाएगा। तो सबसे पहले इसी चैनल पर मिलेगा, तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना।